नहीं जाना चाहिए, तो उस केस में फिर हम लोगों को अपील फाइल नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि इम्यूनिटी के लिए इमीडिएटली 270 कैपिटल ए डबल ए में उसको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर किसी के एससीएन से रिलेटेड शोको से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और कोई इश्यूज हैं तो आप मुझे बताइए प्लीज। किसी का कोई सवाल इस संबंध में बताइए। कुछ चीज समझ में ना आ रही हो तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए अपना। कोई पर्टिकुलर इश्यू मेरे को जो असेसमेंट्स के लिए रेज करना है, किसी का ड्राफ्ट रिप्लाई बनाना है, क्रेडिटर्स को मैक्सिमम कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हम क्रेडिटर्स को परचेज के बिल लिए हुए हैं, हम उसकी कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, या इनकम टैक्स ऑफिसर ने नोटिस समन्स इश्यू करें 133(6) में 133(6) में करें, उसका वो रेस्पॉन्स नहीं आते हैं, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन देते हैं कि हम इसको एड बैक कर दिया जाए, बिकॉज उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। सुधीर जी, को इनकम टैक्स से संबंधित कोई सवाल हो आपका? सुधीर भारद्वाज जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक्रोफोन बंद है। किसी और का कोई सवाल हो? रविंद्र गांधी जी, रविंद्र गांधी जी, कोई आपका इस संबंध में कोई सवाल हो, कोई इनकम टैक्स परेशानी आ रही हो? सर अध्यक्ष जी, कोई आपके कोई सवाल, कोई परेशानी आ रही है इनकम टैक्स में संबंध में कोई? सर एक परेशानी है कि मेरे द्वारा एक पेनल्टी जमा कराई गई थी, डिमांड थी व्यापारी की इनकम टैक्स में जी, और जब दोबारा डिमांड जारी हुई तो मेरे द्वारा फिर एक्सेप्ट कर लिया गया उसे। तो क्या मैं रेक्टिफिकेशन डाल सकता हूँ उसकी या नहीं जी? सर मतलब एक बार कौन से सेक्शन में, क्योंकि मेरे अगर पेनल्टीज, अगर मुझे 156 का ऑर्डर मुझे मिला था और मैंने शायद वो जमा नहीं कराया है। जी जी सर, उसका मैंने स्टे लिया था 156 का जी। सर मेरे द्वारा रिटर्न फाइल की गई, जी रिटर्न फाइल में डिमांड जारी हुई 143 मेरे वन में। द्वारा। सर एक मिनट सर प्लीज सर, 143 वन में सर डिमांड आ गई सर। जी सर। सर मेरे द्वारा जमा करा दिया गया। हाँ सर। जमा कराने के बाद इत्तेफाक की बात है कि उसकी दोबारा डिमांड जारी हो गई। सर वो सेम अमाउंट की है, इंटरेस्ट ऑन द डिमांड, इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पेमेंट पाया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं सर, इंटरेस्ट प्लस डिमांड दोनों ही है सर, वो चालान सहित। सर वो मेरी जो 156 जो मेरी रेगुलर डिमांड आई होगी उसके ऊपर मेरे को 220 का इंटरेस्ट लगा होगा, तो दूसरी जो डिमांड हुई थी, कंसिक्वेंशियल जो डिमांड आई थी, वो मेरी ओरिजिनल डिमांड आई थी या वो इंटरेस्ट ऑन द लेट पेमेंट ऑफ माय टैक्सेज एंड इंटरेस्ट थी? सर सर ओरिजिनल डिमांड और प्लस इंटरेस्ट। सर वो मैं समझ गया सर, वो आपकी जो ओरिजिनल टैक्स की डिमांड आई थी प्लस 234 BC की जो भी इंटरेस्ट रही होगी वो आया होगा, जी जी है ना? उसको मैंने जैसे जमा कराता हूँ, क्योंकि मान लीजिए मेरा प्रोसेसिंग का डेट था, फर्ज कीजिएगा वो किसी ए महीने में आया था, जनवरी 2020 में आया था, 24 में आया था, उसके बाद मैंने जुलाई में जमा कराया था, तो उसके ऊपर मेरी जो 6 महीने की जो 220 की इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर मेरे कॉन्सिक्वेंशियल मेरा इंटरेस्ट 220 का इंटरेस्ट का एक नोटिस आया होगा, तो उसी समय पोर्टल पे अपीयर हो रहा होगा जी। तो वो तो मैंने वही दोबारा मैंने उसी को जमा कराया होगा। तो मैंने 2 बार तो मैंने फिर उस इंटरेस्ट को जमा नहीं, टैक्स को जमा नहीं कराया है ना सर? तेरा कोड है? हाँ सर। और यहाँ का कोड 561 कर रहा है, प्रोविजन करेगा, पता नहीं चलेगा आपस में क्या कुछ नहीं होता है। एनओसी की जरूरत है आजकल, तो ये सब चलिए ना क्या वो। जी सर। सर क्या मैं रेक्टिफिकेशन डाल सकता हूँ उसकी, जो मेरा चालान जमा हुआ उसका बेनिफिट मिल जाएगा मुझे? नहीं, प्रॉब्लम इश्यू सबसे बड़ा मेजर ये है कि मेरा ये डुप्लीकेट पेमेंट कहाँ हो रहा है सर? इसमें मैंने तो केवल रेगुलर टैक्स जमा कराया है प्लस उसमें 220 की इंटरेस्ट जमा कराई है, तो मैंने एक्सेस या डुप्लीकेट पेमेंट कहाँ किया है उसमें?
सर मेरे द्वारा जो चालान जमा कराया गया था वो उसका बेनिफिट नहीं लिया गया। उसकी क्रेडिट आपको 150 आप रेक्टिफिकेशन मूव कर सकते हैं सर, वो तो सीपीसी भी दे देगा और जुडिशियल एओ भी दे देगा सर। रेक्टिफिकेशन से मिल जाएगा। आप ये कहना कि ओरिजिनल टैक्स जमा था, मैंने रिटर्न में जो क्लेम किया था उसमें क्लेम नहीं किया था मैंने अपना रिटर्न चालान को। जी सर। तो उसका तो सर मेरे को दोबारा टैक्स चेक कराने की जरूरत है। 154 में अगर आप 4 साल तक तो आप सीपीसी को भी रेस करेंगे तो भी वो आपको ग्रांट कर देगा सर क्रेडिट उसका। ठीक है सर। डेटा को रीप्रोसेस 154 मत, डेटा को रीफिल कीजिएगा, बिकॉज सर डेटा को रीफिल करना पड़ेगा, रीप्रोसेस मत कराइएगा, बिकॉज ओरिजिनल रिटर्न में मैंने उस चालान को क्लेम नहीं किया है। जी। तो मेरे को उसको डेटा को करेक्शन, डेटा करेक्शन वाले फॉर्मेट में सीपीसी पे जाइएगा। मुझे लगता है ये तो 1 महीने में शायद आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर कोई और पर्टिकुलर टॉपिक जो जिसको कहेंगे आप मैं टच करना चाहूँ? सर एक जी अनुमति दे तो। प्लीज सर। जी सर, मैं असेसमेंट ईयर 22-23 के मैटर में है हमारा। प्लीज सर। जी सर, कैरी ऑन प्लीज। सर मैं अपना क्वेश्चन पूछ सकता हूँ संस्थापक अध्यक्ष? आप पूछिए सर, आप ही पूछ रहे थे। जी सर। जी सर, असेसमेंट ईयर 22-23 में मैंने रिटर्न फाइल किया था, रिफंड का था ठेकेदार का। जी सर। उसके केस में सर रिटर्न फाइल हुआ लेकिन ई वेरीफाई नहीं हो पाया वो, पर उसको मैंने लेटर पे साइन करा के मैंने भेजा सर उसको सीपीसी में। जी सर। तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट हुआ और एक्सेप्ट होने के बाद एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया, उसको मैंने सेव कर लिया था। बाद में उस एक्नॉलेजमेंट को हटा दिया गया और फिर वो बताया गया कि ये आपका रिटर्न डिले है, ये इनवैलिड रिटर्न हो गया। और उसके लिए मैंने मतलब ग्रीवियांस क्रिएट किया, कई चीजें की, लेकिन वो प्रोसेस नहीं किया गया असेसमेंट ईयर 22-23 का सर उसमें हमारे पास। हाँ जी सर, उसमें ऐसा होता है कि 30 डेज तक, मतलब पहले 120 दिन थे, उसके बाद 30 डेज कर दिया गया था इस वाला का था। जी अगर वो उसके बाद उस दिन के बाद उस पीरियड तक चला जाता है, डेट ऑफ अपलोडिंग जो रिटर्न होती है वही मेरा ट्रीट होता है। जी उसके बाद अगर वो जाता है तो जिस दिन मेरा पहुंचा था वहां पर, उन्होंने जिसको एक्नॉलेज किया है उस जी दिन की डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ माई रिटर्न ट्रीट होती है। बट अगर जी वो मेरा ड्यू डेट के बाद पहुंचेगा जी तो वो उसके बाद वो इनवैलिड कर देगा। बट उसमें मेरे ऑनलाइन हम लोगों के पास एक ऑप्शन होता है, उसमें हम लोग उसको ऑनलाइन हम कंडोनेशन फाइल कर सकते थे सीपी की रिटर्न फाइल के लिए। वहाँ एक ऑप्शन होता है, वो आप एक्सरसाइज कर सकते थे। अगर नहीं है तो फिर जी सर वो मैंने किया था, मैंने जो है डिले कंट्रोल का जो एप्लीकेशन था वो भी मैंने किया था। हाँ। और उसके बाद जो है लेकिन वो प्रोसेस नहीं किया, उसको उन्होंने डिले मान लिया कि जनवरी में रिसीव हुआ था वो, दिसंबर के बाद। तब दिसंबर बाद रिसीव हुआ तो जनवरी में, तो उसको उन्होंने जो है इनवैलिड रिटर्न मान लिया। उसके लिए मैंने ग्रीवियांस भी की थी, पीएम पोर्टल पे भी किया था, लेकिन सर ये ग्रीवेंस भी नहीं है, पीएम पोर्टल से भी एड्रेसेबल नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे उनको कोई ग्रीवेंस है नहीं, मेरी अब मेरी डेट गई है। हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा उसको प्रोसेस कराने के लिए? 119 बी में आप सीआईटी के थ्रू, क्योंकि अभी 3 साल हुए हैं, आप उनके एप्लीकेशन मूव कर दीजिए कंडोनेशन की। उनके पास अच्छा। पावर होती है, पिटिशन बना दीजिएगा, पिटिशन बना के वो बना देंगे। अगर आप पिटिशन बना लेते ठीक है, नहीं तो मेरे को ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा, मैं आपके लिए थोड़ी सी जो भी सपोर्ट हो सकता है ड्राफ्ट लैंग्वेज ड्राफ्ट कर दूंगा। उसकी कंडोनेशन के लिए, जो कंडोनेशन फॉर डेलेट वेरिफिकेशन के लिए था, वो मेरा अपलोड हुआ था, उसको लिए मैं बना दूंगा। एक एप्लीकेशन जाती है सर, वो आप अच्छा सर, पीसीआईडी ये एप्लीकेशन ऑनलाइन जाएगी या मैनुअल जाएगी? मैनुअल जाएगी सर, पीसीआईटी के ऑफिस में जमा होगी सर। जो जुडिशियल एओ होता है उसके थ्रू करा सकते हैं, या जहाँ भी आपका प्रिंसिपल सीआईटी कमिश्नर ऑफ साहब बैठते हैं वहां पर उसकी एप्लीकेशन जमा होगी। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए क्या लास्ट डेट रहती होगी सर इसकी? सर कंडोनेशन के लिए तो है नहीं ना, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग 31 दिसंबर थी मेरी। 31 दिसंबर 2023 22 की 22 थी। तो उसके, क्योंकि अब वो मेरी डिलेड हो गई है, अभी 3 साल भी नहीं हुए, तो वो पावर पीसीआईटी के पास है, पीसीआईटी उसको वेव कर सकते हैं अगर कोई। बट उसमें सबसे बड़ा रीजन ये रहेगा, आपको एक जेन्युइन कारण बनाना पड़ेगा कि आपने ओरिजिनल रिटर्न प्रॉब्लम मुझे लगता है 31 जुलाई से पहले जमा कराई होगी। नहीं, ओरिजिनल रिटर्न सर डिले था, वो डिले रिटर्न था, वो फाइल हुआ था सर अगस्त में। डिलेटेड रिटर्न था, अगस्त में फाइल करा था, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरे को 4 महीने थे उसकी वेरिफिकेशन के लिए। हमने 1 महीने का ही था एक्चुअली, मुझे लगता है सर दिसंबर 1 वीक में फाइल किया था
और दिसंबर बीत गया था, जनवरी में वो हुआ था, दिसंबर में फाइल किया था मैंने, डिले। दिसंबर के बाद तो वो मेरे को टाइम देता, तो फिर उसका दिसंबर में एक आपको एक रीजनेबल कॉज बनाना पड़ेगा। एक जी जी रीजनेबल कॉज, एक हार्डशिप की दोनों चीजों को इंक्लूड करते हुए उस एप्लीकेशन को आप बना दीजिएगा और पीसीआईटी जी। सर को मूव कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो सर, वो थैंक यू सर। मेरे को लगता है वो इन केसेस को बहुत नॉर्मली कर देते हैं सर, वेव कर जी जी, देते हैं। जी, ठीक सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। जी अरे इधर सुन लो, वो बंद है। 400-450 कर देना। हेलो। और वो 150 जो है 100-150 के आसपास में कर देना। हाँ, मम्मी बता दी हूँ। हाँ, ये ले लो हमसे। शिवमंगल सर, जॉन साहब अपना हैंड रेज कर रखा है आपने, बोलिए सवाल। जी सर, मैं बोल रहा हूँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हेलो। जी सर। जी हाँ सर। बोलिए सर। सर मैंने एक रिटर्न फाइल किया था, सरकारी कर्मचारी है, सैलरी का। तो सर इसमें मेरे को 143(1) का ऑर्डर किया था, जिसमें मेरे को 89(1) की रिलीफ नहीं दी गई थी। फिर मैंने 154 दिया, तो कल ऑर्डर आया तब भी उन्होंने नहीं दी है। उसमें डिमांड निकाल रहा है, बल्कि मेरे मुताबिक डिमांड नहीं आ रही है उसमें सर। सर वो किस ईयर का था आपने? सर ये असेसमेंट किया 24-25। सर उसका एक फॉर्म जाता था, मेरे को इस समय फॉर्म का याद नहीं है, वो फॉर्म फिल किया था आपने रिटर्न 10 आई सर, वो दे चुका हूँ सर मैं। वो रिटर्न फाइलिंग से साथ ही उससे पहले ही किया था आपने? हाँ, रिटर्न फाइल के समय अपलोड कर दिया था सर। सर मैं उसमें सजेस्ट करूंगा कि एक बार सीपीसी को रिप्रोसेस के लिए आप डाल दीजिएगा 154 को ऑनलाइन को। अगर वो नहीं करते तो एक साइमल्टेनियसली 154 सर 2 बार कर चुका हूँ मैं 154। सीपीसी को आप सीपीसी को अच्छा, सीपीसी को करना है। जी सीपीसी सर। को आपने जुडिशियल एओ को करा होगा ना सर? जी सर, जुडिशियल सीपीसी को कर। क्योंकि जुडिशियल एओ नॉर्मली इन केसेस में अपने राइट ट्रांसफर नहीं करवाते हैं सर। आप सीपीसी को एक बार करा लीजिएगा। और जब 143(1) का इंटीमेशन आई थी, उसमें उन्होंने रीजन ऑफ डिविएशन आपको दिया होगा सर। वो आप देख के मेरे को बता सकते हैं सर उसमें रीजन क्या दिया था? नहीं सर, ठीक है सर, वो देख के बतला दूंगा सर। अगर कोई इश्यूज है तो वो मेरे को आप भेज दीजिएगा, मेरे ईमेल पे भेज दीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा आप मुझे। एंड जी वो सर। वो पर्टिकुलर पेज मुझे बता दीजिए, उसको क्या उस एड्रेस का मैं आपको बता सकता हूँ उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। ऑर्डर सर ना अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल है तो आप 1 मिनट में देख भी सकते हैं सर, उसमें मतलब उसका डिविएशन का एक रीजन लिखा होता है। देखता हूँ सर, 1 मिनट। सर मीनवाइल किसी और का ले लीजिए जब तक वो ले रहे हैं। प्लीज सर। जी सर।
किसी का प्रश्न हो तो उठा लीजिए। मुझे लगता है शिवमंगल सिंह साहब का है कोई। नहीं, उनका प्रश्न तो अब अभी कंटिन्यू चलेंगे थोड़ी देर के बाद, वो ढूंढ रहे हैं अपना। और कोई प्रश्न पूछना अभी चाहता है सर तो बस पूछ आप लीजिए। निकाल रहा हूँ सर आए। आप आराम से निकाल लीजिए। हाँ हाँ, जब तक ले लीजिए सर किसी। प्रतिभा गुप्ता जी, आपका माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। प्रतिभा गुप्ता जी, प्रतिभा गुप्ता जी, आपका माइक्रोफोन खुला हुआ है, उसको म्यूट कर लीजिए। क्योंकि आज चल आपका पहला सेशन है ना सर, तो थोड़ा सा अभी यूज टू नहीं हुए हैं। मेरे मुझे मुझे भी उतना ही टाइम लगेगा, मुझे भी लगेगा थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा समय लीजिए। एक दो हफ्ते में सही हो जाएगा सर। मीनवाइल शैलेश जी, आप मुझे बताइए किसी कुछ एक पर्टिकुलर, मेरे को अभी 7-8 मिनट है, अगर किसी और चीज को एड्रेस करना है तो मैं कुछ किसी क्वेश्चंस नहीं हो तो कुछ अपील पे अगर कुछ मेरे को गाइडेंस देनी, अपील फाइलिंग के ऊपर देना है, फॉर्म 31 का प्रैक्टिकल, केवल थर्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल कैसे उसको फाइल करें, क्या क्या चीज अटैच करें, ग्राउंड्स के बनाए या शिव बगल जी का अगर ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं होगा तो फिर सर अपन। सर इसमें तो ऑर्डर में तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा नहीं, किस वजह से नहीं दे रहे हो। सर एक बार मुझे भेज दीजिएगा प्लीज, मैं एक बार देख लेता हूँ, वैसे ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। आप शेयर अच्छा कर सर सकते हैं उसको, ठीक है। ऑर्डर को शेयर कर सकते हैं क्या ऑर्डर स्क्रीन के शेयर कर ऊपर? दिए और उससे कर उसमें उसमें एक उन्होंने उससे पहले एक इंटीमेशन ईमेल भेजी होगी जिसमें प्रपोज वेरिएशन के लिए भेजी जाती है। उसमें सॉरी पूरा डिस्क्रिप्शन देते क्या रीजन है, मैं क्यों डिविएट कर रहा हूँ, और वो उन्होंने इंटीमेशन में दिया होगा किस डेट को उन्होंने ईमेल किया था, किस ईमेल आईडी पे भेजा था, किस डेट को किया था, दोनों उसमें रेफरेंस होते हैं सर। नहीं है सर ऐसा कुछ भी, बस वो 143(1) का उन्होंने करके दे दिया। ओल्ड रिज्यूम से भरा था सर मैंने रिटर्न। अच्छा ये सब दिख रहा है। आप एक काम करिएगा, जो भी उनकी तरफ से ऑर्डर जारी हुए हैं वो सब जी जो भी ऑर्डर वहां से जारी हुए सीपीसी से, जी। वो सारे ऑर्डर को डाउनलोड कर कर आप अजय सर को भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। तो उसका वो तो एक बार देख के व्हाट्सएप नंबर सर, मैं अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप शेयर कर नंबर दूंगा। बता दें सर। मैं थोड़ी देर में शेयर अच्छा कर दूंगा आपसे। सबके नंबर। सर मेरे को उसकी जी 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 उसका पासवर्ड जरूर जी दीजिएगा, सर। पासवर्ड प्लस उसकी जो डेट ऑफ बर्थ रही होंगी, क्योंकि वो पासवर्ड जी प्रोटेक्टेड जी फाइल जी होती है, इंटीमेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है, जी जी जी। तो उसमें से उसको मेरे को मैं आप दे दीजिएगा। कंप्यूटेशन पूरा दे दूंगा ना सर, और वो उसमें वो जी सर जी पासवर्ड सर दे दूँ। वो आप दोनों चीज आप मेरे को भेज दीजिए, मैं उसको देखता हूँ सर। वो थैंक यू आपकी जी सर। सर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू। सर अब आप अपील पर थोड़ा बता दीजिए जो आप बताना चाह रहे हैं। इनकम टैक्स की अपील इस समय मुझे लगता है हमारे पास अभी, क्योंकि अभी पेनल्टीज के ऑर्डर तो अभी नहीं आए हैं, केवल इसमें असेसमेंट ऑर्डर या रीअसेसमेंट ऑर्डर मेरे पास 143(3), 144, 147 के आ रहे हैं। मुझे 30 डेज में अपील फाइल करनी पड़ती है सीआईटी अपील को। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे पावर अब ज्वाइंट कमिश्नर को भी दे दी गई है, उसमें लिमिट की रेंज पे बेस है। अगर मैं सेंट्रल सर्किल के केस के अगेंस्ट में अपील फाइल कर रहा हूँ या इंटरनेशनल टैक्सेशन का करता हूँ तो मुझे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सीआईटी अपील्स का पता रहता है, अदरवाइज में फेसलेस में ही रहता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम लोग सीआईटी अपील फेसलेस में ही मार्क करें, और वो जहां पर अलॉट करनी होती है उसको कर देते हैं। सीआईटी अपील के ऑर्डर के समय इस समय 2-3 चीजें मुझे लग रहा है जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी इश्यूज जो आ रहे हैं उसमें हम लोग जो ईमेल आईडी डाल रहे हैं फॉर्म 35 में डालते हैं, प्लस जो प्रोफाइल ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो उसमें चेंज, दोनों में वेरिएशन रहता है। वो नोटिस जो इश्यू करते हैं 250 के हियरिंग नोटिस जो मुझे इश्यू करते हैं, जो मेरा प्रोफाइल आईडी बेस्ड ईमेल आईडी बेस्ड होता है उसके ऊपर इश्यू करते हैं, और वो मैं काफी केसेस में रेस्पॉन्ड हो नहीं पा रहे हैं और एक्सपार्टी ऑर्डर हो रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं उन सीआईटी अपील्स। तो ईमेल आईडी और प्रोफाइल को बहुत अच्छे से ईमेल आईडी देख ले, उसमें 2 ईमेल आईडी अगर सकती है, क्योंकि 2 ऑप्शन मेरे पास होते हैं, मैं दोनों ईमेल आईडी को मैं डाल देना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो रहता है, मुझे मुझे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में किसी भी तरह का लीगलिटी नहीं आनी चाहिए, प्योरली जो मेरे फैक्ट्स है, सबसे मुझे अपने केस के फैक्ट्स लिखने चाहिए, मैंने क्या केस बनाए, फैक्ट्स बनाए थे। अगर मेरे लंदन असेसिंग ऑफिसर ने उस केस में कोई डिविएशन ले लिया है या उन्होंने कोई मेरे गलत फैक्ट्स ले लिए तो उसमें मेरे को वेरिएशन ऑफ द फैक्ट्स टेकन बाय द असेसिंग ऑफिसर करके एक सेपरेट पैरा बना दी थी, जो मेरे एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है, जो मेरे कॉन्ट्रेरी फैक्ट्स हैं
असेसिंग ऑफिसर ने ले लिए गए हैं। बहुत सारे रीअसेसमेंट के जो केसेस आते हैं 147 लाइक, उसमें मैंने लिखा होता कि द assessee has filed return of income for the assessment year 19, 20, 2021, 20 blah 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 on इतना, the assessee has also filed return in response to notice under section 40 इतना। एओ का जब मैं ऑर्डर पढ़ता हूं तो उसमें मेरे पास एक ऑर्डर लिखा आता द assessee has not filed the original return। तो ये मेरे कॉन्ट्रेरी फैक्ट्स होते हैं। अभी इसमें लीगलिटी में मुझे नहीं जाना, ये केवल फैक्ट्स के लेना है। उसके बाद मेरे को ग्राउंड्स लगाने चाहिए, ग्राउंड्स स्पेसिफिकली बनाने चाहिए मुझे। एक ग्राउंड्स तो मेरे को मॉडिफिकेशन का ग्राउंड्स का होता है, जो एक पावर होती है एडिशनल ग्राउंड्स बनाने के लिए। एडिशनल ग्राउंड्स बनाने के लिए जो मेरा एक जनरल ग्राउंड रहता है उसको मुझे हमेशा इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं उसमें एडिशनल ग्राउंड्स वाले क्लॉज को उसमें लिया हुआ नहीं होता है। उसके कारण फिर दोबारा से एडिशनल ग्राउंड रेस करते समय काफी बार प्रॉब्लम आती है। उसको एक मुझे जरूर लेना चाहिए। छोटी सी एक मेरे को प्रेयर लगानी चाहिए, उस प्रेयर को मैं लगाऊं। मैंने कोई अगर रिटर्न फाइलिंग के समय का कोई टैक्स है मेरा, या असेसमेंट में ऑर्डर पास हुआ है उसमें मैंने कोई चीज एग्री करता हूं जिससे मैं एग्री नहीं हूं, जिसके ऊपर मुझे अपील फाइल नहीं करनी है, वो मेरा एक एडमिटेड टैक्स होता है। उसको मुझे अपील फाइल करने से पहले जरूर जमा करा देना चाहिए और मुझे लिखना चाहिए उसमें कि जो मेरा एडमिटेड टैक्स था, जो मेरे रिटर्न इनकम के थ्रू था या किसी एडमिशन के थ्रू था या जिस असेसमेंट ऑर्डर में एडिशन हुआ जिसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसमें मुझे उस टैक्स को अपील फाइलिंग करने से, नहीं तो अपील को मेरी एडमिटेड टैक्स के बिना वो एक डिफेक्टिव अपील बन जाती है। अगर मेरी कोई अपील लेट हो गई है, किसी भी रीजन से मेरी अपील लेट हो गई है, तो मुझे कंडोनेशन पिटीशन प्लस एफिडेविट बनाना चाहिए। कंडोनेशन एफिडेविट मेरा जनरल नहीं होनी चाहिए, बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसमें मेरे को एक सफिशिएंट कॉज जरूर डालने चाहिए कि मेरे क्या कारण थे जिसके कारण मैं अपील जो मुझे 30 दिन में फाइल करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर पाया था। इसके बाद जब भी मेरी इनेबल होगी हियरिंग, उसके बाद उसमें इनेबल का उसको देखना है और मेरे को जैसे ही मेरा हियरिंग का नोटिस आता है मुझे उसका रिटन सबमिशन कर देना चाहिए। अगर मेरे कुछ केस लॉज हैं मुझे उसका एक जिस्ट तैयार करना चाहिए सॉफ्ट कॉपी में। अगर उसका रेफरेंस दे सकते हैं हम उसको लिंक कर दें, उसका रेफरेंस दे दिया जाए और उसको मेरे हिसाब से अपलोड कर देना चाहिए। उसमें भी हम पर्सनल हियरिंग मांग सकते हैं। सर इसमें किसी का कोई और इश्यू हो तो क्विकली ले लें, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा सेशन ऑलमोस्ट आज का खत्म हो रहा है। नहीं सर, अभी सर आ जाने सर, थोड़ा सा आ जाने सर। अच्छा ठीक। जब तक आपका नेक्स्ट बोलने वाले नहीं है, जब तक आपका रूल चलता रहेगा सर। अच्छा, मुझे लगा था तो मैंने इसलिए थोड़ा सा क्विकली कर लिया था। नहीं सर आने वाले सर, अनिल सर अभी आने वाले हैं। जी। अगर सर किसी इनकम टैक्स में मतलब कोई भी रिलेटेड इश्यूज हो, अपील से रिलेटेड हो, असेसमेंट से रिलेटेड हो, आप पूछ सकते हैं। कोई डिसअलाउंसेस से हो, अलाउंसेस से हो, सेक्शन 37 से हो, 28 से हो। सर एक केस आया जी, उसमें करीब क्या 25 लाख 26 लाख रुपए का पेमेंट है उसको जी। किस चीज के लिए पेमेंट पे सर? उसको इंश्योरेंस कंपनी का सर्विसेज का जी 2-2.5 लाख रुपए टैक्स कटा हुआ है जिसपे TDS कटा हुआ है। हाँ जी, इंश्योरेंस कमीशन आया हुआ है। इंश्योरेंस कमीशन नहीं सर, वो वेरिफिकेशन करता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अच्छा सर्वेयर, ये जो सर्वेयर है सर, सर्विसेज देता है। हाँ सर्वेयर है सर जी। रिटर्न फाइल नहीं करी था उसने जी। क्या करना चाहिए सर? सर मेरे कौन सी ईयर का है सर? करंट ईयर का जी, तो मार्च 24। सर मेरे हिसाब से मेरा अपना व्यू रहेगा अपडेटेड रिटर्न डाल देनी चाहिए। सर अपडेटेड रिटर्न चली जाएगी इसमें? अभी चली जाएगी, मार्च 24 की चली जाएगी सर। लेकिन सर रिफंड नहीं मिलेगा उसमें? रिफंड नहीं मिलेगा सर। देखिए इस समय रिफंड का तो कोई ऑप्शन नहीं है। इस केस में मैं 119 में एप्लीकेशन तो मूव कर नहीं सकता, बिकॉज जब से अपडेटेड रिटर्न आ चुकी है, अगर मैं उसको मूव भी करता हूँ वो मेरा रिजेक्ट कर देते हैं सर। वो मेरे पास रिफंड के लिए आया, मैंने कहा मेरे से तो बनता नहीं रिफंड। सर देखिए 2-2.5 लाख रुपए का अमाउंट छोटा है, उसमें एक पावर होती है 119 में। आप रिफंड अगर है किसी केस का बनता है, उस केस में उसकी इनकम दिखा प्रॉफिट, उसके पास पावर होती है। फिर उसमें 119 में आप एप्लीकेशन मूव कीजिए, PCIT को वो कंडोन करेंगे, उस रिटर्न को फाइल कीजिएगा, उसके पास पावर होती है, वो कर देते हैं सर। सर दिल्ली कंडोन का वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं सर उससे गाजियाबाद जाना पड़ेगा, यहाँ होता भी नहीं ना आप में। सर वो नॉर्मल कोर्स में मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आजकल जो जब से अपडेटेड रिटर्न आ गया वो, क्योंकि बोलते हैं ये आपकी कोई मतलब उसमें कोई, मेरे को लगता नहीं है कोई जेन्युइन कारण रहेंगे जो एक रीजनेबल कॉज में बना नहीं पाऊंगा, और वो क्या पेंडिंग पड़ी रहेगी, वो कुछ शायद नहीं करेंगे। इस केस में मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज करते हुए 148 को बाइंडिंग, क्योंकि इसमें
जो मेरे टीडीएस का रिपोर्टिंग जब जाएगी तो नेक्स्ट ईयर में रिटर्न नॉन फाइलर के फॉर्म में जाएगा और उसमें मेरा टीडीएस डिसीजन हो सकता है, तो मेरा थोड़ा सा लाइकली कि 148 का नोटिस इशू हो ही जाएगा जी। अब उस वजह से नुकसान कर दिया। फॉरवर्ड कर सकते हैं, सॉरी सर, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सर पूरा? नहीं सर, नहीं सर, मेरा सेक्शन 99 199 है, तो मैं नेक्स्ट ईयर में उस इनकम को मेरी इस ईयर में एक्रूड हो, मैं नेक्स्ट ईयर में कैसे क्लेम कर सकता हूँ? केवल मैंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, वो तो मेरा कोई बेसिस नहीं होता टीडीएस को कैरी ओवर करने का। तो सर वो तो अपन जैसे 190 जो लगाते हैं टूबी, तो सर वो वहां से अपडेट रिटर्न का ऑर्डर कर देते हैं कि आप अपडेट रिटर्न भर दीजिए, अपडेट रिटर्न में नहीं मिलेगा। मेरे साथ हो चुका सर वो अपडेट रिटर्न को इस समय प्रमोट कर रहे हैं और अपडेट रिटर्न के लिए बार बार बोला जा रहा है। इस समय जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस के भी आ रहे हैं या वैसे भी आ रहे हैं, वो इसीलिए ही आ रहे हैं कि अपडेट रिटर्न आप फाइल कर दीजिएगा। जी जी सर। लेकिन शिवमंगल भाई उसमें रिफंड तो नहीं मिलेगा उसको? रिफंड नहीं मिलेगा सर, रिफंड नहीं मिलेगा सर। वही तो मैं 2.5 सर लाख से रुपए पूछ गए रहा हूँ उसके। कि कैरी फॉरवर्ड करें तो 2.5 लाख तो नहीं जाएंगे सर। 25 लाख की इनकम देखिए, कुछ तो उसकी टैक्सेबल इनकम रही होगी, ऐसा तो नहीं है सर। वो 25 लाख में कितना 10% का प्रॉफिट मान लेते तो 2.5 लाख बैठेगा। 2 लाख तो इतना कम है, तो फिर सर उसको मेरे हिसाब से उसका बाद कोई और चॉइस नहीं है, या फिर 148 का वेट कीजिएगा। 148 का वेट करूंगा तो उतना ही और घर से देना पड़ेगा उसको, उसका खर्चा लग जाएगा सर। अब जो हमारी अभी लॉ ऑफ लिमिटेशन जो पीरियड को रिड्यूस कर दिया और रेक्टिफिकेशन को रिवीजन को पीरियड जो रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, वो प्रॉब्ली एक अपडेटेड रिटर्न की विंडो खोलने के कारण ये सब किया जा रहा है कि उसके थ्रू आइएगा और उसमें कुछ है ही नहीं, आप देखे बस शांत हो जाइएगा। अगर वो 15 जनवरी से पहले आ गया होता है मेरे पास तो वो ऑब्वियसली एक्सटेंड हो जाती है, तो उसमें हो जाता है। ये तो अब थोड़ा सा सर हम लोग भी इतना ध्यान नहीं रख सकते। क्लाइंट को थोड़ा सा तो अवेयरनेस आनी ही पड़ेगी क्लाइंट को, कि अब ऐसा नहीं है कि कभी भी आए और कभी भी ये करा ले। स्पेशली उन केसेस में, नॉन फाइलर केस में भी, जब उनका टीडीएस कट गया है और उनको लगता है कि इनकम जो रिपोर्टिंग इनकम है टीडीएस फॉर्मेट में या एआईएस में जा रही है, मेरी इनकम ट्रांजेक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर रही है, मतलब ये तो ग्रॉस इनकम ही क्रॉस कर रही है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा अटेंटिव होकर ये सब कर लेना चाहिएगा, मुझे लगता है। अरे सर, लेकिन अभी तो ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं जिनको 4-4 साल से रिफंड मतलब मिलते हैं उनको, लेकिन उन्होंने रिटर्न ही फाइल नहीं किए। पिछले 4 साल में मतलब 21-22 से उनका टीडीएस कट रहा बैंक में, अब जाके उनको ध्यान आया कि हमारा टीडीएस कट रहा। सर अब कुछ उन केसेस में तो ऐसे केसों में क्या होगा? देखिए सर, उन केसों में बस मैं यही कह सकता हूँ 2 साल तक के मतलब रिफंड को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा उन केसेस में, क्योंकि 2 साल के अपडेटेड रिटर्न अभी डाल दीजिए, अप्रैल में 2 और चले जाए, 4 साल उन्होंने कर ही दिया है। और वहां पे बस कम से कम यही होगा कि 148 को एटलीस्ट आप अवॉइड कर जाएंगे। ये तो नहीं कह सकते कि रिफंड मुझे मिल जाएगा, बट लेकिन यस 148 की जो प्रोसेस होगी वो क्लेम ही नहीं होता ना सर अपडेट रिटर्न। जी सर, अपडेट रिटर्न में रिफंड क्लेम ही नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, रिफंड नहीं मिलेगा, बट 148 की प्रोसीडिंग आएगी, उसकी कॉस्टिंग आएगी सर, वो भी अननेसेसरी इशू है। 270 कैपिटल ए की पेनल्टी लगनी ही नहीं है, नॉन फाइलर का रिटर्न है, तो उन सबको देखते हुए मेरे को लगता है कि यही एक शायद एक बेस्ट कोर्स रहता है, ये कर लीजिए, क्योंकि कंडोनेशन वगैरह मूव कर दीजिए, कोई मिलेगी नहीं सर, वो वहां से बड़ा आराम से बोल जाएगा अपडेटेड रिटर्न की विंडो खुली हुई है, आप उसको क्यों नहीं एक्सरसाइज करते? अपडेट रिटर्न डाल दीजिए। जी जी, एक ही उन पे से बोला जाता है वहां पर कि अपडेटेड रिटर्न आप डाल दीजिएगा। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसी ईयर की मिस हो गई है और रीजनेबल कॉस्ट था, रिफंड हाई था, जैसे कोई नॉन रेजिडेंट वो बाहर था, उसके लिए पॉसिबल नहीं था, उसको पता नहीं चला, उन केसेज में जरूर आप 119 को एक्सरसाइज कर लिए 119 बी की, अदरवाइज तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब लाइक वो नहीं मिलता फेवरेबल आंसर। तो मुझे लगता है इनके साथ में ठीक सर, नहीं सर, थैंक यू सर। हमारे आज के मुख्य वक्ता साहब आप पधार चुके हैं, अनिरुद्ध तिवारी जी पधार चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शैलेश विश्वकर्मा जी छतरपुर मध्य प्रदेश से कि आज के हमारे मुख्य वक्ता सरस्वती पुत्र शेरनो तिवारी जी का पहले परिचय दे दें, उसके बाद फिर सर रिक्वेस्ट करेंगे अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। जी नमस्कार सभी को, मैं शैलेश विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश से। एक सूचना है जो पुनः आपसे बोलना चाहूँगा कि एक शनिवार को, जैसे शनिवार को अजय सर बोल रहे थे, तो नेक्स्ट शनिवार को अंकित गर्ग जी का सेशन होगा, उसके अगले शनिवार को अजय सर का सेशन होगा। आधे घंटे का सेशन, एक महीने में 2 सेशन अजय सर के होंगे और 2 सेशन अंकित जी के होंगे। अगर किसी महीने में 5 शनिवार पड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा कि अगला सेशन किसका होगा। वो ऑल्टरनेट के हिसाब से होगा, एक बार इनकम टैक्स, एक बार जीएसटी। हाँ, एक बार इनकम टैक्स, एक बार जीएसटी,
क्योंकि हम लोग जीएसटी की चक्कर में इनकम टैक्स को थोड़ा थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, तो अवॉइड ना हो। और अजय सर जैसे महान विचारक का उद्बोधक का हमारे पास सहयोग साथ है, तो हम उनको नहीं छोड़ना चाहेंगे और उनको सुनेंगे हर दूसरे शनिवार को। राजनीति और के लिए इस रोड से राजीव जी थोड़ा सा आप म्यूट कर लीजिएगा अपने मोबाइल को। राजीव जी, अब मैं अपने आज के मुख्य वक्ता आदरणीय अनिरुद्ध तिवारी जी का स्वागत करता हूं और उनके परिचय का देने का प्रयास करता हूं। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसके अलावा आप बैंक ऑडिट, एसएमई, एमएसएमई और जोखिम सलाहकार के रूप में व्यापक अनुभव रखते हैं। आप जो टॉप बिग 4 हैं उसमें से एक कंपनी है अर्नेस्ट यंग, उनके साथ भी आप काम कर चुके हैं। आप एमएसएमई और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के 2020, 21, 22 और 23, 24 की स्टार्टअप समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहे हैं। आप ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आपने विभिन्न पोस्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और प्रमाण किए हैं, जैसे पब्लिक फाइनेंस एवं गवर्नमेंट अकाउंटिंग पर सर्टिफिकेट कोर्स किया है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर सर्टिफिकेट कोर्स किया है, ICAI द्वारा सूचना प्रणाली ऑडिट डीसा में डिप्लोमा किया है, फोरेंसिक अकाउंटिंग और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले FAFD पर सर्टिफिकेट कोर्स किया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून AML विशेषज्ञ पर सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। बैंकिंग क्षेत्र में आपने 250 से 500 करोड़ रुपए के ऋण जोखिम वाले बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के विभिन्न ASM असाइनमेंट को संभाला भी है। इसके अलावा आप बैंक ऑडिट असाइनमेंट में आपका व्यापक अनुभव है, जिसमें वैधानिक बैंक शाखा ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट, राजस्व ऑडिट, स्टॉक और बुक डेट ऑडिट, समवर्ती ऑडिट, सूचना प्रणाली ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस समिति सीमित परीक्षा, विशेष निगरानी ASMBG और इत्यादि। इसके अलावा आपके पास माल और सेवा कर के क्षेत्र में एक समृद्ध अनुभव भी है। विशेष निगरानी के लिए कई सूचीबद्ध और कॉर्पोरेट ग्राहकों की सेवा आपने की है। जीएसटी के कार्यान्वयन चरण के दौरान आपने SOP की तैयारी, लेखांकन सॉफ्टवेयर का विकास, कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के लिए कई कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सेवाएं प्रदान की हैं। कॉर्पोरेट सलाहकार के रूप में आप कई SME और स्टार्टअप को सलाह दे रहे हैं। आंतरिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष करों पर कॉर्पोरेट प्रशिक्षण भी आप दे रहे हैं। आपका अनूठा कौशल सेट उन्हें व्यापक और मूल्यवर्धित बहुविषयक दृष्टिकोण बनाने में सक्षम आपको बनाता है, जो आपके कस्टमर्स को अच्छी तरह से तैयार और उचित समाधान देता है। आप विभिन्न विषयों जैसे बैंक ऑडिट, विशेष निगरानी, MSME, स्टार्टअप और GST पर एक नियमित वक्ता है। आज हमारे बीच में उपलब्ध है 43H के विषय में आप हमको जानकारी देंगे। 43BH? हाँ सर, वो 43BH के विषय में जानकारी देंगे। क्योंकि सर की कितना ज्ञान देखा मैंने, तो थोड़ा सा मैं अचंभित और थोड़ा सा सचकित भी हो गया था। गड़बड़ा गया। कबीरदास जी कह गए हैं कि जितने समुद्र में उतरोगे उतने आपको मोती मिलेंगे। तो हर्ष जी की कृपा से इस समुद्र में इतने अच्छे अच्छे मोती निकल के आ रहे हैं, तो हम तो खुश सोच के रह जाते हैं कि इतना ज्ञान समृद्ध अनुभव हमारे बीच में है और हमें पता नहीं। इसका एक उदाहरण हमारे अनिरुद्ध तिवारी जी भी हैं। तो अनिरुद्ध तिवारी से अब मैं निवेदन करूंगा कि इसके पहले मैं कोई और गड़बड़ी करूं, अपना उद्बोधन शुरू करें। Shailesh ji, thank you so much, Harsh ji. And I really compliment the way you are putting so much effort within your fraternity and within the society to encourage, enlighten the members with respect to the professional topics, new opportunities, and the challenges which, as a professional, we usually face. And I really compliment the way you are doing. I think it's 270th or 269th webinar. 270. 270th webinar you're hosting. So really hats off to you, sir. आपने बहुत ही एनर्जी के साथ ये जो है मेंटेन किया है सीरीज को, तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम को। एंड आई मस्ट से इट्स अ प्रिविलेज एंड इट्स अ रियली ऑनर टू बी हियर विद द fraternity, with the learned members, to understand how actually society or
actually professionals are working here. तो हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हमने काफ़ी कुछ देखा कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। बट जब एक एडवोकेट, एक विधि का जो ज्ञाता होता है, वो किस तरीके से काम करता है, अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से चीज़ों को समझाते हैं और कैसे उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे करते हैं, ये भी हमें समझने का मौका मिला। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर्ष जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Since I think last 4 5 years we have been hearing this so much from everybody कि MSME है, कुछ MSME है। Sir, it's not a new law. It's been more than 13 or 14 years since the MSME Act exists. And we all know कि हाँ ठीक है, MSME Act बहुत पुराना है, हम सब जानते हैं, 2007 से चला आ रहा है, एंड वी आर इन द ईयर ऑफ 2025। तो आप देखो कितना पुराना ये एक्ट है। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में मैं कहना चाहूंगा, अगर पोस्ट कोविड आप देखोगे, तब से हमने MSME में कुछ ज्यादा ही जोर देखा है। चाहे वो सरकार के बजट का हो, चाहे वो कंप्लायंसेस हो, चाहे वो सब्सिडी लेना हो, चाहे ऑडिट करवाना हो, नए वेंचर को लेके आना हो, या फिर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं, so we have always encouraged and we have always recognized the contribution of MSME। अगर ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना, अगर मैं बोलूं, ये दुनिया चल ही नहीं सकती है, ये वित्तीय संस्थान जो है वो चल ही नहीं सकते हैं, इकोनॉमी नहीं चल सकती है। क्योंकि सर, कोई भी बड़ा लार्ज सेक्टर भी है, लार्ज कॉर्पोरेट भी है, उसका भी अगर आप पूछोगे कि सर आपके यहाँ काम कैसे होता है, सो दे विल डेफिनेटली टेल यू दैट वी आर बैक्ड, वी आर सपोर्टेड विद द MSMEs। उनकी एक जो चेन है, सप्लाई चेन है, वो कहीं ना कहीं MSME के साथ ही जुड़ के काम करती है। MSME ही है जो कि साथ में इस कंपनी को या एक छोटे इंडस्ट्री को एक लार्ज इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने में बहुत ही ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द GDP, सो अराउंड 29% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज बीइंग मेड बाय द MSMEs। If you talk about the exports, so around 43 to 45% contribution has been made by the MSME. And if you talk about the manufacturing, so more than 40% is being contributed by this MSME sector. Sir, MSME sector और भी ज़्यादा important हमारे लिए हो जाता है when we see that this is the second largest sector जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। आज आप देख रहे होंगे कि अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, बड़ा कराना है, तो सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है उसमें जो लोग काम करते हैं, जो मैन पावर है, जो रिसोर्सेज हमारे साथ काम करते हैं। सो लाइकवाइज इफ MSME इज देयर टू ट्रेन और टू स्किल अप द resources, then they are going to add so much value to the industry, जो कि MSME कर रहा है। MSME में पिछले 3 से 4 सालों में आप देखेंगे तो उसके थ्रेशोल्ड में काफ़ी चेंज हुआ, उसके लिमिटेशंस जो थे उसको बड़ा कर दिया गया, उसको ब्रॉड कर दिया गया, डेफिनेशन चेंज हो गई। पहले जो डिलेड पेमेंट की हम सेक्शन 15 की बात करते थे, जो MSMED एक्ट सेक्शन 15 है जो कि माइक्रो स्मॉल की बात करता है, सो वी वर नॉट सो मच वरी कि ठीक है पेमेंट आएगी जाएगी, कौन देखता है भाई साहब, वो भी MSME की सुनता कौन है भाई साहब। अगर MSME ने एक बार बोल दिया कि भाई साहब वो 1 1.5 महीने हो गए आपकी पेमेंट नहीं दी आपने, माल तो सर सप्लाई कर दिया, हमारा तो कैपिटल ब्लॉक हो गया है, तो भाई साहब बोलते काम करना है कि नहीं, दूसरा भाई भी बैठा हुआ है, तुम्हें दिक्कत हो रही तो हम उससे ले लेंगे। तो वो भी बेचारा घबराता है कि यार ठीक है हमारा धंधा भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो MSME है, मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ डील करते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली MSME बट एवरीबडी टू हैंडल दिस वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज, चाहे वो डिलेड पेमेंट की वजह से हो, चाहे आपके बिल क्लियरेंसेस की वजह से हो। MSME को एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज आता था, वो आता था कि उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, उनके रजिस्ट्रेशंस नहीं हो रहे हैं, वो अप्लाई कहाँ पे करना है ये नहीं पता चल रहा है। सो मैनी ड्रास्टिक चेंजेस हैज come into the force where government has put so much effort to make them realize कि भाई आपका जो पैसा है वो कैसे आपको वापस मिल सकता है। MSME समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो रजिस्ट्रेशन के चैलेंजेस थे, सिंगल विंडो सॉल्यूशन आपको दिया गया। MSME चैंपियन लेके आए कि आपको जो सारे इश्यूज आते हैं वो 1 गो में सिंगल विंडो क्लियरेंस होंगे।
गवर्नमेंट हैज कम अप विद द स्कीम के जहां पे बोला गया कि जो 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स हैं उसमें सिर्फ इंडियन एमएसएमईज ही पार्टिसिपेट करेंगे। जो ग्लोबल बिजनेस एंटिटीज थी उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि जब सर हम एक ग्लोबल एंटिटी के साथ compete करते हैं तो हम आज भी हमारा काम होता है, हम एक लाला टाइप में ही काम करते हैं कि थोड़ा देसी तरीके से एक अपनापन सा लगता है जब हम काम करते हैं कि नहीं जी जो हमारा तरीका है वही अच्छा है। देखते होंगे लाला जी से अगर आप किताबें मांगोगे तो किताबों में बोलते भाई साहब हमें तो पता है सारी चीजें टिप्स में है, बट सर एक बात आप ये भी समझो कि अगर लाला जी की एक दिन तबीयत खराब हो जाए और फिर आपको डेटा लेना हो तो आपको कैसे मिलेगा, बहुत मुश्किल होती है। तो एज अ एडवोकेट और एज अ कंसल्टेंट जब आप इन एमएसएमईज के साथ काम करते हैं सर, वहां पे आपका रोल आता है कि आप अपने एसएमईज क्लाइंट को इस तरीके से ट्रेन करें, इस तरीके से उनको अवेयर करें कि वो ना सिर्फ अपने बिजनेस में ग्रोथ करें बल्कि आपकी ग्रोथ में भी बराबर के साझेदार बने। सर हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे कि हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी मरीज की तबीयत खराब होगी तो हमें अर्निंग होगी या किसी को कोई दुविधा होगी तो वहां पे हमारा सपोर्ट लिया जाएगा, बल्कि जब हमारा क्लाइंट ग्रो करता है, एक बड़े लेवल पे जाता है, हम भी यही प्रे करते हैं हमारा क्लाइंट जितना बढ़ेगा उतना हम भी बढ़ेंगे। सो वी ऑलवेज प्रे फॉर द गुड थिंग्स, फॉर द स्केलेबिलिटी, कि क्लाइंट जितना बड़ा हो उतना हमारे लिए बेहतर होगा। सर हम कई बारी जो अपने फाइनेंशियल्स हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसको उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देख पाते जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम एंड स्टाफ, या हम रिसोर्सेज की बात करें कि उतना नहीं होता, लास्ट मिनट पे हम ज़्यादा काम करते हैं। सर इट्स टाइम व्हेन यू हैव टू रिव्यू द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमारे मित्र जितने लोग भी आज यहाँ इस सेशन में जुड़े हैं, जो कि यूट्यूब में भी देख रहे होंगे या बाद में भी जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सो माई हम्बल सबमिशन टू यू, स्टार्ट गिविंग अ लिटिल बिट टाइम टू योर क्लाइंट। बिकॉज एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं इसी सेक्शन के लिए, ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं करा अपने वेंडर्स का, अपने जो क्रेडिटर्स हैं, तो उस जो पेंडिंग पेमेंट है उसके अगेंस्ट जो खर्चा आपने बुक किया हुआ है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो एक्सपेंस बुक किए हुए हैं, वो डिसअलाउ हो जाएंगे। अब आप समझो अगर आपका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ का टर्नओवर है और उसमें 50 करोड़ के टर्नओवर है, मोटा मोटी मान लो आप 50 लाख का प्रॉफिट दिखाते हैं या 1 करोड़ का आप प्रॉफिट दिखाते हैं, और आपके लेट से 3 या 5 करोड़ के जो क्रेडिटर हैं वो खड़े हैं जो कि उस बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड खड़े हुए हैं, और आप समझो कि जब आप 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाते थे और ये 5 करोड़ के जो क्रेडिटर हैं ये जब रिवर्स होंगे और आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट दिखाना हो जाएगा 6 करोड़। अब उस 6 करोड़ में फिर आप टैक्स का कैलकुलेशन कर लो कि जहां 1 करोड़ में देते थे टैक्स, अब आपने 6 करोड़ पे टैक्स देना पड़ जाएगा। सो नाउ एज्यूम व्हाट काइंड ऑफ लाइबिलिटी दिस सेक्शन विल कम अप विद, कि आपको कितना बड़ा झटका लगने वाला है। और जब आपका जो क्लाइंट है, जब आप उसको बोलेंगे कि भाई साहब अब तो सितंबर का महीना आ गया, बस अब आपको टैक्स ऑडिट फाइल करानी है, इसमें लाइबिलिटी बुक करनी है, आईटीआर में बस टैक्स जमा करवाना है, तो आपको क्या बोलेगा? आप सोच के देखो जरा कि किसी के पॉकेट से एक छोटा सा अमाउंट जाना था और अब उसे लंबा चौड़ा अमाउंट अगर उसे पे करना है तो कितना पेन होगा उसे पे करने में। एंड दिस हैपन बिकॉज वी डोंट हैव दैट प्लानिंग। अब ये सर जो सेक्शन आया है ये हम सबके लिए शुरू में तो काफ़ी दुखदाई था, अब तो काफ़ी प्लानिंग, काफ़ी चीज़ें लोग जो है कंप्लायंस के तरीके से चीज़ों को सिस्टमेटिक उन्होंने बना लिया है, तो फिर भी ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू रिव्यू whether my client is in compliance with this section 43BH or not. So to understand this section first we have to see सर ये 43B क्या है, तब तो हम क्लॉज H की बात करेंगे। तो पहले 43B हमें समझना जरूरी है कि ये सेक्शन कहता क्या है, क्या इसके इश्यूज हैं। लेकिन वो सेक्शन भी समझने से पहले हमें एक पॉइंट और समझना पड़ेगा कि सर जो हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं तो एमएसएमई है कौन, हाउ टू क्लासिफाई माय क्लाइंट इन द कैटेगरी ऑफ एमएसएमई। क्या हमने उसको बोल दिया कि एमएसएमई है तो वो एमएसएमई हो जाएगा? हम मेरा आप सबसे एक सवाल है, हमारे जो अधिवक्ता साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो एडवोकेट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सर आपकी पहचान अगर मुझे पूछनी हो कि सर आपको अगर प्रूफ करना हो कि आप एक एडवोकेट हैं, तो एक प्राइम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है जो आपके पास होना चाहिए जो कि आपको सर्टिफाई करे कि हाँ आप वास्तविकता में प्रैक्टिशनर
एडवोकेट हैं या आप लाइसेंस्ड एडवोकेट हैं? बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। और कोई सर, और कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है? तो हर्ष जी ने बिल्कुल सही बात हमें बताई। तो सर अगर मैं एडवोकेट हूँ, एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ, तो मुझे बार काउंसिल का लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइक वाइज अगर मैं एज अ एमएसएमई खुद को बोलता हूँ, सो हाउ टू प्रूव वेदर आई बिलोंग्स टू एमएसएमई कम्युनिटी और नॉट? 5-20 हो गया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू चेक द थ्रेशोल्ड। सबसे पहले तो सर यही क्राइटेरिया है कि आप देखो थ्रेशोल्ड जो एमएसएमई की डेफिनेशन है वो आप कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, सर कई बारी होता है कि हम, जैसे होता है ना कि मैंने तो एलएलबी कर लिया, तो मैं बोलता हूँ भाई साहब मैं वकील हूँ। भाई साहब ऐसे वकील थोड़ी ना बन जाते हैं। आपके पास ठीक है, आपने परीक्षा पास कर ली, बट जब तक आप प्रैक्टिस करने का बार काउंसिल से आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप आधिकारिक रूप से अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो लाइक वाइज बेशक आपने एमएसएमई का जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसको फुलफिल कर लिया, but if you have not applied for the registration and you don't have registration certificate, till then you cannot classify yourself as a MSME. तो जो MSME की परिभाषा है, so earlier there was separate criteria for the manufacturing concern and the service concern. Now whether you belongs to the manufacturing industry or service industry, you have only one criteria. क्या सर? दो चीजें देखनी है क्राइटेरिया में, एक इन्वेस्टमेंट कितना है, दूसरा टर्नओवर कितना है। पहले मैं आपको पुराना वाला बताता हूं क्या थ्रेशोल्ड था, इसके बाद जो अभी रिसेंट बजट में भी कुछ चेंजेस हुए वो भी मैं आपको सेपरेटली शेयर करूंगा। तो व्हाट वाज द क्राइटेरिया सर? तीन यहाँ पे आपने देखा होगा, MSME। सर ये चार वर्ड क्या है? पहला माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइजेस। तो सर सबसे पहले हमें समझने की बात होगी इंटरप्राइजेस होना चाहिए, तब तो वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम होगा। तो टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इंटरप्राइजेस वी हैव टू गो विद, कौन सा सेक्शन होता है? सेक्शन 2। किसी भी एक्ट में होता है ना, आप एमएसएमईडी एक्ट अगर उठाएं तो आपको सेक्शन 2E में आप जाएंगे तो बताएगा कि आप इंटरप्राइज कौन होता है। और जब उसकी डेफिनेशन की आप बात करते हैं इंटरप्राइज की, तो हमारे कई साथी हैं जो बोलते हैं सर ये ट्रेडर आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा भाई साहब मुझे नहीं पता ट्रेडर आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आपको समझना चाहिए। तो सर ट्रेडर आएगा या नहीं वो वही डेफिनेशन से निकल के आता है। कितने लोग हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हैं जो कि मुझे बता सकते हैं कि जो ट्रेडर है वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकता है या नहीं ले सकता? हाउ मेनी ऑफ यू कैन कंफर्म दिस? ले सकता है सर, ट्रेडर ले सकता है। ट्रेडर ले सकता है। तो सर वो ये जो सेक्शन है वो ट्रेडर्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा? एक्चुअली मैं तो व्यापारी हूँ, उस हिसाब से समझा सकता हूँ आपको। नहीं सर, मैं भी बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में समझना चाहता हूँ कि मतलब आपसी समझ क्या है। टेक्निकल तो लैंग्वेज रहने दो आप। व्यापारी तो यही सोचेगा कि अगर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ, जो हाँ व्यापारी डिले करता तो मेरे से डरेगा कि टाइम से पेमेंट करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बस यही बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल अनुज बिल्कुल। जी, मेरी समझ के अनुसार बेसिकली एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किसी मैन्युफैक्चरर को होना चाहिए। ट्रेडर एज इट इज खरीदता है और उसी चीज को बेचता है, जी, तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है उसमें। कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो करेक्ट। ना तो वो उसका टर्नओवर कैटेगरी में, ना तो माइक्रो में आएगा, ना स्मॉल में आएगा। ये सब वर्ड यूज होते हैं कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है उसके लिए। बिल्कुल परफेक्ट सर। और कोई हमारे साथी है कुछ और बताना चाहेंगे? विल ट्राई टू मेक दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव। मेरा सबमिशन ये है कि ट्रेडर के रूप में रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा, ट्रेडर को कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें फॉल ही नहीं करता है। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। ये मतलब लग रहा है कि ज्ञान की धारा का प्रवाह हो रहा है। सब लोग जो है कुंभ स्नान करके आए हैं। तो सर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 2 जो कि बोलता है एंटिटी, तो पहले सर अगर एंटिटी की परिभाषा को आप समझेंगे तो उसमें लैंग्वेज है दैट सेज द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आप ध्यान से समझिएगा, द वर्ड इज इंटरप्राइज मीन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और a business concern
मतलब या तो वो इंडस्ट्री हो या जो सर्विस वाले हैं उनका कोई बिजनेस कंसर्न हो, और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, कोई और एंटिटी, चलो ठीक है कुछ भी नाम आप रख लो, engaged in the manufacture और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या तो किसी वस्तु के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो, और engaged in providing और rendering of any service और services। सर यहाँ पे आपने वर्ड देखा, दो चीजें आई, एक तो आपका मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेस इन्वॉल्व है, दूसरा सर्विस देना इन्वॉल्व है। So nowhere this trading concern is captured। यहां तो ट्रेडिंग आया नहीं तो यहां से बाहर कर दिया गया। दूसरा सर, एक निगेटिव लिस्ट में का मेमोरेंडम इशू हुआ था, जिसमें जो एंट्री 45, 46, 47 थी, जहां पे ट्रेडर्स को स्पेसिफिकली एमएसएमई से बाहर कर दिया गया था। बट आपको याद होगा जब हमारे गडकरी जी जो थे एमएसएमई मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बोला कि भाई जीने का अधिकार तो ट्रेडर्स को भी है, ट्रेडर्स भी माल उधार लेते हैं, बेचते हैं, तो उनकी भी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। सो एट दैट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस ट्रेडर इन द कैटेगरी ऑफ एमएसएमई। बट जब उस ट्रेडर को आप एमएसएमई में रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में स्पेसिफिकली एक लाइन लिख के आती है कि दिस रजिस्ट्रेशन इज लिमिटेड फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ओनली। So meaning thereby, if you are trader and as a trader you have registered yourself in MSME, then your registration certificate will be valid for the taking priority sector lending, मतलब सस्ते लोन लेने के लिए आपकी, उसके अलावा कोई जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। जी सर। ठीक है सर। अब तो संजय भटनागर से कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। संजय भटनागर जी ने हैंड रेज किया, कुछ उनका क्वेश्चन है। यस संजय जी। सर मेरा बिल्कुल ये क्वेश्चन है कि कंसर्न जो आप बता रहे हैं लोन लेने या उसके लिए, बट आज की डेट में आप देख रहे हैं कि बैंक कंपलसरी, जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन के लिए वो प्रेशर करते हैं, आइदर यू आर ट्रेडर, तो वो क्या पर्पस है, तो क्यों जी? पर्पस सर आपको मैंने वही बताया ना कि सर बैंकर के पास भी टारगेट होता है कि मुझे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर हर क्वार्टर में पर्टिकुलर इतने परसेंट टोटल जो मैं लोन दे रहा हूँ, उस टोटल लोन का एक सर्टेन परसेंटेज मुझे एमएसएमईज को देना है। सरकार की तरफ से भी डंडा रहता है ना सर। तो सर सिर्फ मैं केवल ट्रेडर हूं के मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जी। बैंक में कभी भी जब लोन देता तो मेरे पूरे टर्नओवर को देखता, जब भी अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस, अपना अकाउंट ओपन करने आ रहा हूँ। बिल्कुल सर। वो ये कहते हैं बगैर इसके होगा नहीं, ओपन नहीं होगा। नहीं सर, मैंडेटरी तो नहीं है। अगर आप ये बोलते हैं कि मैंडेटरी है तो मैंडेटरी सर नहीं है। वो कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं उनके, जिसकी वजह से वो बोलते हो कि नहीं जी आपको लेके आना है। प्रैक्टिकल चैलेंजेस जैसे आप ये कह लो कि उनको एमएसएमईज के नंबर भी बढ़ाने हैं, एमएसएमईज का जो कोटा है वो भी पूरा करना है। क्या एक डिनाई कर सकता है बंदा कि मुझे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना बैंक को? बिल्कुल डिनाई कर सकता है सर। अगर आप एमएसएमई का नहीं लेना चाहते, वॉलंटरली आपकी मर्जी है, चाहो तो लो या ना चाहो तो ना लो, उसमें कोई भी मैंडेट तो सर है नहीं। अगर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बेनिफिट नहीं लेना है, आप एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, तो आप तो बैंक से कोई बेनिफिट ले ही नहीं रहे हो, तो उस पर्पज से आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है कि चलो ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है। केसेस में आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उससे प्रूफ हो जाता है कि है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो बैंकर बोलता है कि भाई यहीं पे तू एमएसएमई का ले ले, तो एक गवर्नमेंट का प्रूफ आ जाएगा, इसलिए वो करवा देते हैं। सो दिस मे बी द रीजन। वही मैंने आपको बताया कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो बोलता हूँ कि नहीं जी आपको लेके आना, बट इट्स अप टू यू। इफ यू डोंट वांट टू गेट बेनिफिट ऑफ एमएसएमई देन देयर इज नो मैंडेट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। इट मींस वो अपने टारगेट पूरा करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। सर मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा वो क्यों करते हैं, मैंने बस आपको बेसिस बता दिया कि हो सकता है जी। यस सर। तो हमने अभी डेफिनेशन को पढ़ा कि ट्रेडर को कैसे बाहर किया गया। अब माय सेकंड पॉइंट टू यू इज, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कौन माइक्रो है, मीडियम है, स्मॉल है। पहले पुरानी वाली डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो भी बजट में चेंजेस हुए हैं हम उसकी भी बात कर लेते हैं।
अब सर आप में से मुझे कोई बताएगा कि सर ये माइक्रो में कौन आता है, स्मॉल में कौन आता है, मीडियम में कौन आता है, बिना गूगल किए हुए? एनीबडी? 10 लाख रुपए तक में तो सर माइक्रो है, तो जी 50 लाख तक स्मॉल है। जी। और सर मीडियम के लिए बता दो कुछ। मीडियम शायद 2 करोड़ रुपए तक है सर। अच्छा ओके। और कोई? शैलजा मैम? अजय जी आप कुछ बताना चाहेंगे? अजय जी आप तो इंडस्ट्री से हैं, आप तो, आपको ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ मैं करता हूँ। मैं तो ये जो अभी इस वेबिनार के पहले जो मीटिंग चल रही थी ना, जी वो जितने मतलब ऑफिसर ने जो प्रेशराइज बनाया था वो प्रेशराइज खत्म कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान सरकार सुन नहीं रही है। उसके लिए सोमवार को दिल्ली जा रहा हूँ मैं फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए। ओके 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 ओके। तो सर डेफिनेशन की अपन बात कर रहे थे, तो सर इसमें आपका चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो या सर्विस सेक्टर हो, दोनों में से कुछ भी हो, आपको दो क्राइटेरिया देखने हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस। अब माइक्रो इंटरप्राइजेस में सर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दो क्राइटेरिया हैं। इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़, मतलब 5 गुना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, देन यू विल बी क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस। सिमिलरली अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर बढ़ गया लेकिन 10 करोड़ तक की सीमा में है, और आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से बढ़ गया लेकिन अभी 50 करोड़ तक की सीमा में है, देन यू विल बी क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो 10 करोड़ और 50 करोड़। अब अगर आपने इन दोनों को भी सुपरसीड कर दिया, आप आगे बढ़ गए, आपका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, आपने कुछ अच्छा प्लांट मशीनरी, कुछ एक्सपेंशन आपने किया, और आपका करीब 40 करोड़ का टर्न आपने और बढ़ा दिया, तो मोटा मोटी 50 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, और टर्नओवर आपने 250 करोड़ तक की अचीव कर ली, अप टू 250 करोड़। अभी थोड़ा सा कमी है, 240 आप मान लो, क्योंकि लिमिट है 250 करोड़ की। सो इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ and turnover up to 250 crore, then you will be classified in the category of medium enterprises. अब सर यहाँ पे एक और पेच है, क्योंकि आप सब कानून के ज्ञाता हैं, तो आपसे बेहतर तो लॉ कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सर मैं अगर इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया मैंने फुलफिल कर दिया, तो क्या टर्नओवर का भी फुलफिल करना जरूरी है? दोनों में से एक कर दिया तो भी ठीक है? सर दोनों। नहीं नहीं, दोनों चूंकि मैंडेटरी कंडीशंस हैं जो, इसलिए दोनों ही पे ध्यान दिया जाएगा, एक पे नहीं। सर मैंडेटरी कैसे है सर? एक एनीवन हो सकता है सर वहां पे जो है ना, इन्वेस्टमेंट अप टू 10 लाख एंड एनुअल टर्नओवर लिमिट इज 50 lakhs ऐसा लिखा है। तो कोई चॉइस नहीं है कि मेरे को 10 करोड़ तो वो हो गई, 51 करोड़ टर्नओवर हो गई तो मैं एसएसआई में रहूंगा, ऐसी मेरी सोच है। सर वहाँ वर्ड यही लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर सर, वहाँ वर्ड बीच में एंड लिखा हुआ है सर, इसलिए दोनों कंडीशन प्रिवेल करती है सर। ओके रुपिंदर जी आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ सर सेम सर कर रहे हैं। मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं जो है लॉ के, कानून के ज्ञाताओं के साथ बैठा हुआ हूं, तो उन्होंने वर्ड पकड़ना तो आता ही है। तो सर वर्ड हियर यूज्ड इज एंड। सर एक मिनट पूछना चाह रहा था मैं। इन्वेस्टमेंट हुआ सपोज करिए 1 करोड़ का, मैंने टर्नओवर कर नहीं सका, मेरी लायकी थी नहीं रही बिजनेस की सही तरीके करने से, 2 करोड़ की किया। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा दो, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। सर जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, एंड यूज हुआ है, इट मीन ये दोनों कंपोजिट क्राइटेरिया है, मतलब दोनों ही क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं टू फॉल विद इन द कैटेगरी। इन केस अब जो अजय जी का सवाल आएगा वो ये आएगा कि सर दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल हुआ दूसरा नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल सर इन्वेस्टमेंट लेट से हमारा 2 करोड़ का हो गया, लेकिन टर्नओवर अभी भी हमारा 4 करोड़ ही है, तो कहाँ जाएंगे सर? बताइए सर, आप में से कोई बताना चाहेगा? यस सर, करेक्ट। रहेंगे सर।
नहीं सर, क्योंकि मैंने पहले बोला कि दो में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल नहीं हो रहा तो आप ऊपर बढ़ जाएंगे। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से तो ज्यादा हो गया, तो अब आप ऊपर वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, मतलब आप चले जाएंगे स्मॉल कैटेगरी में। स्मॉल में, अच्छा। अगर आप माइक्रो और स्मॉल तक हैं तब तो ठीक है, अगर आप मीडियम में पहुंचते हैं तब के आपके बहुत सारे अधिकार छिन जाएंगे। जैसे कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ का ही है लेकिन टर्नओवर जो है वो 52 करोड़ का हो गया, तो फिर आप स्मॉल कैटेगरी में नहीं रह जाएंगे, आपको मूव कर दिया जाएगा मीडियम मीडियम में। ठीक है सर। अब इसमें एक कैच पॉइंट और है सर समझने के लिए, ये जो टर्नओवर है और ये इन्वेस्टमेंट है, इसको जो कैलकुलेट करते हैं इसमें कुछ चीजों को हमें हटाना होता है। जैसे कि मैंने बोला इन्वेस्टमेंट मेरा 2 करोड़ का है, लेकिन 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए मैंने लगाए हैं एक ऐसा इक्विपमेंट लगाने के लिए जिससे पॉल्यूशन मेरा ना हो, और कुछ नए एरियाज हैं जहां के मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूं। कुछ इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस मैंने लगाए हैं क्योंकि दिल्ली में रहना है, पहले इतना प्रदूषण है, और अगर मुझे यहाँ पे नया प्लांट लगा दिया हमने और प्रदूषण हो गया तो पता चला कि रेखा मैडम जो है वो तो सीधे ही हमें दिल्ली से निकाल देंगी कि नहीं जी अब तो आप कहीं और ही लेके जाओ। तो बचने के लिए कुछ तो चीजें करनी पड़ेंगी हमें। सो इफ वी हैव इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी विद रिस्पेक्ट टू दीज डिवाइसेस की हमने कुछ कॉस्ट, और इसमें कुछ कॉस्ट ऐसी है जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स की है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, कुछ इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस हैं, सो दिस इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी काउंटेड while calculating the total investment for this definition। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसमें ऐड करके एक सेकंड टेक्निकली, तो अब क्योंकि यहाँ जो जो मैंने आपको बताया, एक सेकंड रुपेंद्र जी, तो यहाँ मैंने आपको बताया 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ जो है वो आपका इन इक्विपमेंट से रिलेटेड था, तो अब आपका एमएसएमई पर्पस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रह गया? 50 लाख। 50 लाख। तो अब आप फिर से किसी कैटेगरी में है? माइक्रो में। ठीक है सर। रुपेंद्र जी नाउ योर क्वेश्चन प्लीज। सर जो ये आपकी अभी कंडीशन आपने बताई है, ये स्पेसिफाई मतलब ये तो डिफरेंट टू डिफरेंट स्टेट हो सकता है, इवन सिटी वाइज भी डिफरेंट हो सकता है कहीं भी, जैसे दिल्ली के आपने एग्जांपल ली है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसको हम थोड़ा सा इसमें देखें कि जो स्टेचुटरी कंप्लायंस है, कोई ऐसी चीज, कोई भी स्टेचुटरी कंप्लायंस किसी तरह की भी, तो वो एक्सक्लूड करनी पड़ेगी हमें। सर जो पहले तो आप ये समझिए कि जो मैंने आपको कंडीशन बताई है वो किसी स्टेट के लिए नहीं है, ये पैन इंडिया पूरे भारत के लिए। नहीं, आप कुछ पूरे भारत स्टेट वाइज भी हो सकती है ना कोई चीज ऐसी स्टेचुटरी कंप्लायंस लगाने हो के लिए, सकती वो हैं, भी। बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है, जो लॉ है, लॉ में पॉलिसी बनाने का राइट जो है वो तो गवर्नमेंट के पास ही है। संसद में ही नियम पास होंगे, तो जो यहाँ पे पास हो वो सबको एग्जीक्यूट करना है। अब कुछ बेनिफिट्स है उसमें, कुछ एडिशन प्लस माइनस स्टेट लेवल पे सेपरेट कर सकते हैं, कि जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ विशेष अधिकार है, कुछ अलग तरीके की इंडस्ट्री है तो उन्होंने अलग फायदा दे दिया। आप हिमाचल में जाएंगे वहां पे कुछ दूसरे तरीके का वातावरण है, वहां पे उन्होंने अपनी सरकार ने स्टेट लेवल पे कुछ और बेनिफिट दे दिए। बट क्लासिफिकेशन है, जो लॉ का निर्धारण है, वो आपको सेंट्रल लेवल पे पूरे पैन इंडिया के लिए अप्लाई होगा। तो कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट इक्विपमेंट, ऐसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस कुछ भी आपने लगाए हैं एंड यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग ऑन दैट डिवाइसेस, सो वॉट एवर अमाउंट you have spent out there will not be counted for the purpose of total investment. That is why you can still enjoy the benefit of the lower category. सेकेंड पॉइंट आता है टर्नओवर के लिए। तो टर्नओवर में सर एक चेंज ये आया कि उससे तो हालांकि दुनिया पूरी चेंज हो गई, टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, टू इनकरेज द फॉरेन करेंसी बिजनेस, कि भैया फॉरेन करेंसी हमारे भारत में आनी चाहिए, आप ऐसा धंधा करो कि फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आए। इसके प्रमोशन के लिए, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बोला कि जो आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपका जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर होगा, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल टर्नओवर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस थ्रेशोल्ड। तो अगर मैंने आपको बोला कि मेरा 52 करोड़ का टर्नओवर है, तो 52 में से अगर मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर एक्सपोर्ट का है, तो मेरा तो लॉजिकली 49 करोड़ का ही टर्नओवर बचा। तो इसलिए मैं लोअर कैटेगरी में आऊंगा, मैं अप कैटेगरी में नहीं जाऊंगा।
So this we have to understand when we suggest, when we give consultation to our client, we should be very cautious कि हम अपने क्लाइंट को जो समझा रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, वो बिल्कुल अपडेटेड हो, एक सही नॉलेज हम आगे पास कर सकें, जिसका बेनिफिट हमारा क्लाइंट लॉन्ग टर्म में ले, और हमें हमारे लिए शुक्रगुजार हो कि हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा कुछ हमें बताया है। तो अब सर हमने ये समझ लिया कि एमएसएमई क्या है, सबको क्लियर है सर? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब सर ये एक्ट छोटा सा है, इसमें टोटल 6 चैप्टर ही हैं, करीब आपके 32 सेक्शन है, 32 सेक्शन है। तो अगर आप इनकी बात करते हो, 10 मिनट में आइए, टॉक अबाउट चैप्टर 3 जो कि क्लासिफिकेशन की बात करता है, फिर हम अगले में बात करेंगे चैप्टर 5 जो कि डिलेड पेमेंट। राजेश, तो क्लासिफिकेशन की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 जो कि डिलेड पेमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे आपको जो सेक्शन है 15 से लेकर 25 तक आपको सेक्शन मिलेंगे। जो सेक्शन 15 है वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि लाइबिलिटी ऑफ बायर टू मेक द पेमेंट। अब बायर की लाइबिलिटी क्या है, इसमें कहता क्या है? द बायर, पूरा सेक्शन में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, वेयर एनी supplier, either supplier of service or supplier of goods, supplies any goods or render any kind of services to any buyer, the buyer shall make payment thereof on or before the date agreed upon between him and the supplier. आगे एक और लाइन लिखिए, in writing or where there is no agreement then before the appointed date. अब सर ये सेक्शन क्या कह दिया? ये हम लोगों के लिए तो बड़ी मुसीबत वाली बात होगी। तो पहले सेक्शन को हम समझ लेते हैं, इसके अलग अलग लेग्स को समझ लेते हैं। तो ये सेक्शन कहता है कि आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करना है ऑन और बिफोर द एग्रीड डेट। मतलब अगर आपने रिटर्न में एग्रीमेंट कर लिया कि हमने चलो 30 दिन का क्रेडिट है, 45 दिन का क्रेडिट है, 55 दिन का क्रेडिट है, 70 दिन का क्रेडिट है, 200 दिन का क्रेडिट है, या 2 साल का क्रेडिट है, तो उस रेट में पेमेंट करेंगे। और कुछ नहीं है उस केस में जो अपॉइंटमेंट डेट होगी। तो सर एक बात मुझे ये बताओ आप कि अगर मैंने एग्री कर लिया कि मैं आपको 365 दिन में पेमेंट करूंगा, 365 डेज का क्रेडिट पीरियड है, सो इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम है इसमें? गलत होगा इसमें, कोई जीएसटी 180 दिन में उसको प्रॉब्लम में डाल देगा। अरे आप पहुंच गए जीएसटी में भी, चलो ये भी है। चलो एक सर 180 नहीं, हम 160 दिन ले लेते हैं सर, आप बताओ 160 दिन ठीक है? हाँ 160 दिन तक व्यापारी एडजस्टेबल है, लेकिन व्यापार के हिसाब से 3 महीने से बेसी छूट नहीं होनी चाहिए। सर कोई भी एग्रीमेंट अबाउ द एक्ट नहीं हो सकता। एक्ट लिमिट इज मैक्सिमम 45 डेज, आई थिंक सो 60 डेज। मैं 90 दिन का कहता हूँ सर। आप 90 दिन कह रहे हो सर? एडजस्टेबल। अच्छा, और कोई विचार किसी का? सर मेरा सबमिशन ये है कि कोई भी एग्रीमेंट अबाउ द एक्ट जो होगा वो नल एंड वाइड होगा। 45 डेज से अबाउ का आई थिंक प्रॉपर नहीं होगा। क्या नाम क्या है सर आपका? नवनीत गोयल। जी गोयल साहब। तो गोयल साहब का कहना बिल्कुल ठीक है सर। सेक्शन 15 जो है वो ये कहता है कि ठीक है आपका जो एग्रीमेंट में लिखा होगा, मानते हैं उस बात को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इन नो केस द पीरियड in the agreement cannot exceed the 45 days। तो सर 45 दिन से ऊपर का अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट ही खराब, वैलिड ही नहीं होगा। और 45 डेज तक का आपको टाइम लिमिट है, तो आप 45 दिन रखो, 44 दिन रखो, 30 दिन रखो, 20 दिन रखो, 10 दिन रखो, जितने आप बोलोगे उतने मान लेंगे। अब इसमें एक दूसरा प्रोविजन और भी है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन है। तो अगर रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है तो जो क्रेडिट पीरियड है वो 15 दिन का मिलने वाला है। मतलब 16वें दिन जो है वहां से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेटर चालू हो जाएगा। अब सर एक वर्ड और है
जहां पे ये लिखा है था डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। सर अगर लेट से अजय जी ने मुझे कोई माल सप्लाई किया 1 जनवरी को, और मैं 31 मार्च को बैठा था, मैंने कहा भाई साहब आज तो मुसीबत हो जाएगी, अब आज तक तो मैंने अजय जी को पेमेंट किया नहीं, तो मैंने अजय जी को 31 मार्च के दिन चिट्ठी लिखी कि भाई साहब जो माल आपने हमें भेजा था वो तो खराब है, उठा ले जाओ आप। भाई साहब का फोन आया, भाई साहब आपने मेल डाली है। मैंने कहा मेल तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए डाल दी, माल तो हम कंज्यूम कर चुके हैं, आपको पेमेंट नहीं दिया था, तो हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे कि कुछ प्रूफ बन जाए। सर ये वैलिड हो जाएगा क्या? ये चलेगा जो मैंने उपाय आपको बताया अभी जो बोला? नहीं सबसे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वो होता है जिस दिन आप माल को रिसीव कर लेती हो। सर रिसीव तो कर लिया, लेकिन डिफेक्टिव तो बता दिया कि माल खराब था। डिफेक्टिव उसके लिए भी तो टाइम होता है, नॉर्मल पीरियड होता है, ऐसा थोड़ी ना कि जब जिस दिन मेरी लास्ट डेट आएगी उस दिन मैं बताऊंगा ये चीज। बिल्कुल ठीक है सर। तो इसमें इसका प्रोविजन कहता है सर, एमएसएमई एक्ट बोलता है कि इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द गुड्स और सर्विसेज, आपको सर्विस में कोई डिस्प्यूट है या माल में कोई खामी आपको मिल रही है, सो यू विल हैव टू रिवर्ट बैक टू योर सप्लायर विद इन 15 डेज इन राइटिंग। तो 15 दिन के अंदर आपको अपना डिफेक्ट रेज करना पड़ेगा इन राइटिंग में। अगर आपने रेज नहीं किया अपना कंसर्न 15 दिन के अंदर, तो फिर आपको रेज करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो सलामुद्दीन डीम्ड एक्सेप्टेड है कि माल तो अब आपके पास आ ही गया है भाई साहब, एक्सेप्टेंस आप दो या ना दो, एक्सेप्ट हो गया। और जो केस मैंने आपको बताया सर, वहां तो ब्लेंडर है, वहां तो आपने जीएसटी का क्लेम भी कर लिया, क्रेडिट भी यूज कर लिया, स्टॉक भी सिस्टम में आपने ले लिया, कंज्यूम भी कर लिया, एंड स्टिल यू आर सेइंग दैट देयर इज डिफेक्ट। यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई इन केस आपका एओ पूछता है। अब तो सर फेसलेस भी असेसमेंट होते हैं, तो आपको जस्टिफाई करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। सो माय सजेशन इज टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस इफ एनीथिंग कम अक्रॉस इन एनी ऑफ योर क्लाइंट। आपको लगता है कि ऐसी कोई चीजें हो रही हैं तो आप इमीडिएटली उसको रोकें। तो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब सर हम समझना चाहेंगे कि सर अब एमएसएमई हमें समझ में आ गया, अब हम 43B क्या है सर, अब वो भी तो समझा दो कि 43B क्या है। अभी सर हर्ष जी हमारे पास समय की कोई वो तो नहीं है कि हमें जल्दी तो नहीं करना है ना? नहीं सर, कोई समय सीमा नहीं सर। सर 43B के चालू का मैंने पहले एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसका जवाब समझा दो। यस सर। माल मैंने ट्रांसपोर्ट में भेज दिया, किसी कारण 15 दिन ट्रांसपोर्ट से लोड ही नहीं हुआ, आपके हिसाब से 15 दिन हो गया कि 15 दिन में मेरे को क्लेम करना था? सर ट्रांसपोर्ट में आपने लोड कर दिया, हाँ, अगला अगला जो है जिसको माल जा रहा है उससे आपका तो आपका पीओ बना होगा, आपका एक एग्रीमेंट बना होगा, तब आपने ये प्रोसेस लिखा होगा ना कि किस डेट से माना जाएगा। अभी तो उसको माल मिला ही नहीं है। जब उसको माल मिलेगा उसके पास आपकी बिल्टी जाएगी, गुड्स रिसीव का नोट बनेगा, जब उसके पैसे से माल इंटर करेगा तब से तो सर आप काउंट करोगे, तब 15 दिन अकाउंटिंग होगा ना? हाँ मैं भी तो ये कह रहा हूँ, तब से होगा, ऐसा नहीं मतलब होगा। सेल बिल से नहीं होगा? नहीं, सेल बिल से सर कैसे होगा? आप ये कंसेप्ट आप तो ये भी देखोगे, नहीं ये देखो प्रूफ करना पड़ेगा, और अगले के पास सफिशिएंट प्रूफ है कि माल तो उसके पास आया ही नहीं ना अभी। लेट से आप कहीं बाहर भेज रहे हो, जहाज से माल भेज रहे हो, या आप भेजते हो जहाँ की 10 दिन 15 दिन माल पहुंचने में लग जाता है, या कहीं स्ट्राइक हो गई तो बीच में माल रुक गया, तो उस भी सर कम्युनिकेशन नाम की चीज होती है। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी चला जाता है, उस पर भी डबल टिक हो गया तो आईटी एक्ट उसको भी मानता है कि प्रूफ है, एविडेंस है। आप उसको लिख के भी बता सकते हो कि सर ये इस वजह से माल आपका अटका हुआ है। तो ये सब चीजें सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम कम्युनिकेशन के थ्रू रिकॉर्ड क्रिएट करके और उसको आगे कभी भी जस्टिफाई कर पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मोटा मोटी रिसीविंग के बाद ही 15 दिन तक मैं कल में मैसेज भेज सकता हूँ उसको? जब उसको माल रिसीव हो जाएगा तब वो अपने डेट काउंट करेगा। अगर मान लो ऐसा हो गया कि आपने बिल काट दिया और माल भेजे ही नहीं, अपने पास रखे रह गए, 15 दिन के बाद आपने 16वें दिन माल भेजा, तो कैसे 16, तब तो उसको 15 दिन मिला ही नहीं, तो वो तो जैसे पहुंचेगा इमीडिएट आपको मेल करेगा कि आज मुझे माल मिला है, सो आई हैव 15 डेज फ्रॉम नाउ। अब मैं देखूंगा, अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो आप बता दो। ठीक है सर, ओके। चलिए सर अब 43B की बात करते हैं। कितने लोग इनकम टैक्स प्रैक्टिस करते हैं हमारे बीच जो है? कितने लोग इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं सर? सर कुछ लोग हैं जो इनकम टैक्स ही करते हैं, बाकी मोस्टली सब जीएसटी वाले हैं।
अच्छा, ओके ओके ओके। इसलिए भीड़ कम हो गई, वरना तो भीड़ ज्यादा होती। नहीं नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। सेंचुरी पार होती है। वरना ज्यादा ये कॉमन है जो जीएसटी इनकम टैक्स दोनों करते हैं जी। ओके ओके ओके। तो सर जो हमारा ये सेक्शन है 43B, तो 43B ये कहता है कि जो आपको खर्चा अलाउ होगा, जो क्लेम आप कर सकते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब एक्चुअली उसकी पेमेंट हो जाए। पेमेंट बेसिस में आप खर्चे को अलाउ करेंगे, अगर पेमेंट नहीं हुई तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। सो 43B क्या कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ए डिडक्शन अदरवाइज अलाउेबल अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब यहाँ पे जो 43B है उसमें जो क्लॉज ऐड हुआ है H, वो क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट के बाद आप इसे ऐड करेंगे, एनी सम पेबल। इसको कई लेक्स में मैं डिवाइड करूंगा, एक बार तो मैं पूरा आपको पढ़ के बताता हूं। एनी सम पेबल बाय एसएससी टू ए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट shall be allowed, but shall be allowed when the sum is actually paid by him, provided that। अब क्या होता है 43B तो ये कहता है कि चलो ठीक है, पहले हमने नहीं पेमेंट किया, लेकिन जब हमारी रिटर्न की डेट होती है, ITR फाइल करते हैं, जब उससे पहले अगर हमने पेमेंट कर दिया तो भी हम क्लेम कर लेते हैं। यही प्रोविजन है सर, कि हमने 31 मार्च को पेमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, हम अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले ये एक्सपेंस को पेमेंट कर देते हैं, तो हम वहां पे क्लेम कर लिया करते हैं। सेक्शन यही कहता है। बट जो ये क्लॉज ऐड हुआ है, इस क्लॉज के लिए एक प्रोवाइजो ऐड किया गया जो ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन shall apply in relation to any sum which is actually paid by the SAC on or before the date of income tax return, बट यहां पे एक लगा दिया एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ क्लॉज H। मतलब मीनिंग देयर बाय, इफ देयर इज एनी ड्यूज which are to be paid or pending to the MSME and the same has not been paid on or before 31st March, then that expense will be allowed in the year when the expense has been actually paid। मतलब अगर आप उसको मई में आके पेमेंट करते हो तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्लेम नहीं मिलेगा, आप करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका क्लेम आपको मिलेगा। जबकि नॉर्मल जो 43B के एक्सपेंसेस हैं उसमें अगर आपने मार्च के बाद भी सितंबर तक भी आके आपने पेमेंट कर दी तो भी आपको क्लेम मिल जाता था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ही। बट हियर you will not be getting benefit of this deduction if the expense has not been paid on or before 31st March। सर ये तो बड़ी मुसीबत हो गई अपने लिए। अब इसमें इसको थोड़ा तोड़ के सर पढ़ते हैं, इस पूरे प्रोविजन को हम थोड़ा सा तोड़ के पढ़ते हैं। कैसे सर तोड़ के कैसे पढ़ेंगे, कोई बताएगा? तो सर सबसे पहले इसमें जो वर्ड लिखा है एनी सम पेबल, तो 43BH जो प्रोविजन है जो बोलता है कि अगर 31 मार्च तक ओवर ड्यूज हैं आपके और आपने पे नहीं किया तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो उसके लिए पहली कंडीशन है एनी सम पेबल, मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई लायबिलिटी 31 मार्च को है ही नहीं, मैंने 30 मार्च को खत्म कर दी या 31 मार्च को ही मैंने पेमेंट कर दी, तो बैलेंस शीट में क्या लायबिलिटी बची रहेगी? और जब बची ही नहीं रहेगी तो क्या सेक्शन लगेगा? सेक्शन लगेगा ही नहीं। अब अगला क्या बोलता है, सम पेबल बाय द एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस। सर मेरा जो लाइबिलिटी है, मेरा जो क्रेडिटर है उसका 300 करोड़ का टर्नओवर है, वो मीडियम कैटेगरी का है, 31 मार्च को मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, क्या वो डिसअलाउ होगा या नहीं होगा सर? नहीं हो। और कोई क्यों नहीं होगा सर? अगर उसका मीडियम में चला गया ना सर, स्मॉल और माइक्रो नहीं रहा। यस, so the word used here is micro or small enterprises, meaning thereby if I'm dealing with the trader, if I'm dealing with the medium enterprises, then this section will not apply। तो ये उस डेफिनेशन से भाई साहब बाहर चले गए। तो खड़ा है तो कोई बात नहीं भाई साहब,
डिसअलाउ नहीं होगा। दूसरा क्या बोलता है, बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15। सो मान के चलते हैं कि चलो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए मेरा 2 करोड़ रुपए 31 मार्च को खड़ा है, लेकिन सिर्फ 15 दिन हुए, मतलब मैंने 25 मार्च को ही ट्रांजेक्शन किया था और 25 को ट्रांजेक्शन किया था, 45 दिन मेरे को क्रेडिट पीरियड मिला हुआ है एग्रीमेंट के हिसाब से, तो 31 मार्च को खड़ा है। अब आप बताओ क्या ये मेरा डिसअलाउ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, 45 दिन की लिमिट के अंडर है ना। यस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आउटस्टैंडिंग है दैट शुड ड्यू बियॉन्ड द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है, 15 दिन या 45 दिन। इफ देयर इज रिटन एग्रीमेंट देन जो भी आपका एग्रीड पीरियड हो अप टू 45 डेज का। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट इन दैट केस द टाइम लिमिट इज 15 डेज। तो अगर मेरा 15 या 45 दिन से ऊपर का आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ तभी हम इस डिसअलाउंस की बात करेंगे, अगर नहीं है तो डिसअलाउंस की बात नहीं होगी। क्लियर है सर यहां तक? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट हो तो भैया पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए अपना। ये तो है नहीं सर। ठीक है सर, एक सबमिशन मेरा था। अभी सर। आपने एग्जांपल लिया 25 मार्च को मेरी परचेज है। यस सर। 15 डेज मेरा पीरियड है। 45 दिन का। यस सर। 15 डेज मान लेते हैं, नॉन एग्रीमेंट केस है। चलो सर 15 दिन मान के चलते हैं। 10 अप्रैल तक मेरे को पेमेंट करना था। यस सर। मैंने 15 अप्रैल को पे किया। ठीक है सर। तो किस साल में डिसअलाउ होगा? नेक्स्ट ईयर में सर। नेक्स्ट में जहां डिफॉल्ट हुआ। रीजन, क्योंकि जब आप करंट ईयर की बात कर रहे हैं तो मेरा तो यहाँ पे ड्यू ही नहीं हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे व्यू कंफर्म करने के लिए। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? सर एडवोकेट्स जैसे करा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन जी। बहुत जरूरी है सर। नहीं नहीं सर, मैंने हम और आप ऐसे प्रोफेशन से हैं सर कि हम काम साल करते हैं, बिलिंग जो होते हैं 2 साल बाद होती है, पेमेंट उसके और अगले साल। सर 5-5 6-6 साल का पेमेंट नहीं देते व्यापारी सब, इकट्ठा कर लेते हैं। भाव जी अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, अभी काम नहीं चल रहा, अभी काम नहीं चल रहा। सर हमारे जितने सीए बंधुवर हैं, मित्र हैं, एडवोकेट्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमने सबको बोला भाई साहब सबसे पहले ये जो रिजोल्यूशन है ये घर से शुरू होना चाहिए, तो पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन करें, फिर आगे अपने, फिर आगे व्यापारी को बताएं, उनको बताएं। यस। अब सर एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि लेट से हमारा कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि चलो 15 दिन से पहले ही आपने एक अजय जी से हमने कुछ माल खरीदा था, कुछ बैग्स बनवाए थे। जब बैग मेरे पास आए तो मैंने कहा यार बैग में मेरा नाम सही से प्रिंट नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है। मैंने भाई साहब को फोन किया कि आपको हमने प्रूफ रीडिंग भी कराई थी, लड़के से सैंपल भी कंफर्म कराया था, फिर भी कैसे गलती हो गई? तो भाई साहब बोलते हैं अब सर क्या करें, गलती हो गई तो हो गई। तो मैंने कहा नहीं जी आपने ठीक करना पड़ेगा। तो बोले भाई साहब तो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे कि भाई साहब ने 13वें दिन हमें बता दिया, 2 दिन और चुपचाप बैठते, 15 दिन हो जाएगा हमारा काम खत्म, फिर तो 15 दिन के बाद वैधता खत्म। तो क्या ऐसा कुछ सर प्रोविजन है कि मतलब मैंने डिस्प्यूट रेज कर दिया 15 दिन से पहले, अब जब 15 दिन बीत गए तो 15वें दिन के बाद से ये ओवरड्यू हो जाएगा? अजय जी आपको क्या लगता है, आप मुझे माफ करके दोगे? इंटरेस्ट मुझे आपको देना चाहिए या नहीं? नहीं, हिसाब से तो डिस्प्यूट क्रिएट जिसने किया है वो पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइप का केस एक तो मेरे पास आया हुआ भी है बेंगलोर का जी। प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वो कोर्ट केस में चला गया पार्टी, लाख रुपया का लफड़ा नहीं, 10 लाख रुपया का खर्चा। सर उस केस में सप्लायर यदि उसको रेक्टिफाई जब तक नहीं कर देता उसके बाद से कर रहा होगा ना सर। यदि कोई डिस्प्यूट रेज किया उसे रेक्टिफाई जिस दिन कर देगा उस दिन से 15 डेज काउंट होंगे। लेकिन इसको पहले राइटिंग में देना पड़ेगा ना उसको, परचेजर को। एग्जैक्टली सर। तो एक तो वर्बली कहता है तो कोई इसकी वैल्यू थोड़ी है, उसे राइटिंग में कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि आपके में ये गलती है, राइट, उसको वो रिसीव कराना पड़ेगा उसको। उसके 15 दिन से पहले सर आपको राइटिंग में ही कंफर्म करना होगा आपके सप्लायर को क्या इश्यू है, चाहे वो क्वालिटी का हो या जो भी कंसर्न है, जो भी आपके पीओ में कंडीशन दी थी, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको इंडिकेट करना है बिफोर 15 डेज इन राइटिंग। और जब आप राइटिंग में देते हो देन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू सप्लायर टू रेक्टिफाई द मिस्टेक जो भी हाईलाइट की गई हो। नाउ
अब आप देखोगे कि अब सर डेट कब से काउंट होगा फिर से, अब हम एक्सेप्टेंस कब मानेंगे सर? सर एक्सेप्टेंस मानी जाएगी फ्रॉम द डेट व्हेन द इशू गेट रिजॉल्व्ड। जब आपका माल सही होके वापस आ जाएगा, आप सेटिस्फाई होगे कि अब हाँ माल ठीक होके आ गया, एक्सेप्ट कर लिया आपने, वहां से फिर 15 दिन आपके काउंट हो जाएंगे। सर्विस का मामला है तो जब डिस्प्यूट आपका खत्म हो जाएगा। गुड्स की अगर बात करते हैं तो जब आपको रेक्टिफाइड गुड्स सही करके आपके पास वापस आ जाएगा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस लिख के दे दी कि भैया एक्सेप्ट हो गया, अब इसके बाद से आपके 15 दिन या 45 दिन जो भी आपके ग्रेड पीरियड होगा वो काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है सर, एनी डाउट? सर इसमें जैसे खराब माल था, हाँ उसने वापस भेज दिया, अब हाँ मैंने वापस उसको ठीक करके भेजा हूँ, तो वापस जी से बिल जनरेट करना पड़ेगा उस पर? सर, उसमें तो आप पुराने वाले का अगर कुछ वैल्यू में चेंज हुआ है तो क्रेडिट नोट पहले उसका इश्यू कर दो, और फिर आप इसकी क्या कहते हैं फ्रेश बिल इश्यू कर दो। नहीं, अगर आप ये चाहते हैं तो जो आपने पुराना लगा वो तो आप कंटिन्यू रखो, ये तो सिर्फ पेमेंट की थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ना। नहीं पेमेंट का नहीं, जैसे समझ लीजिए दिल्ली से कलकत्ता माल आ रहा है, तो वापस तो मेरे को पेपर डॉक्यूमेंट्री बना के भेजना ही पड़ेगा आपको कलकत्ता। बिल्कुल सर, आप फिर उस केस में तो बिल्कुल क्रेडिट नोट डालिए, नहीं तो आपको कैपिटल और ब्लॉक हो जाएगा, आप जीएसटी उस पर हाँ जमा कर दोगे, पेमेंट की हाँ बात आएगी, डबल मार लग जाएगी आपको। हाँ, आप तो मतलब क्रेडिट आप कर दो आप। क्रेडिट नोट करके वो गुड्स रिसीव करके वापस से नया बिल बना के भेजना होगा हाँ व्यापारी को, वो सबसे बेहतर तरीका सर होगा। जिससे प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोनों को ही। यस सर। ठीक है सर। अब एक सवाल और पूछ लो सर आप लोगों से। जी सर। सर एक सवाल ये है कि मैंने सर कुछ कैपिटल गुड्स खरीदा था, मैंने एसी खरीदा या मैंने कुछ कंप्यूटर प्रिंटर खरीदे जिनको मैंने अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया। अब कैपिटलाइज करने के बाद जब ईयर एंड होता है तो हम सब डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया। अब डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद लेकिन जिससे हमने वो प्रिंटर और एसी वगैरह खरीदा था उसको हमने पेमेंट नहीं किया था 31 मार्च को, और वो 6 महीने बीत गए सर इस बात को। अब आप ये बताइए वो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा या नहीं होगा? होना नहीं चाहिए सर। बताओ सर बताओ। तो डेप्रिसिएशन तो ऑफिस यूज हुआ है तब तो बात अलग है, और पर्सनल यूज हो गया तो कुछ मतलब ही नहीं है। ऑफिशियल सर, ऑफिशियल ऑफिशियल है सर, बिल्कुल ऑफिशियल है। ऑफिशियल यूज है, यस सर। तब तो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। सर ये 6 महीने की कंडीशन है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर की है, 6 महीने उसके बाहर की है सर? हाँ सर। विद इन 6 मंथ ऑफ परचेज वो फाइनेंशियल ईयर उसके अंदर कवर हो रही है एक ही सिम? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सब कवर हो रही है सर। पहले तो इसमें हमें ये समझना चाहिए कि ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट मेरा कोई क्रेडिटर नहीं खड़ा हुआ है। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया गया है हमारे करंट ईयर में, वो कोई खर्चा नहीं है जो हमने क्लेम किया हो, कि कोई एक्सपेंसेस है जिसके अगेंस्ट मेरा क्रेडिटर खड़ा है और उसी के अगेंस्ट हमने ये एक्सपेंस यहाँ पे P&L में बुक किया है। हमारा जो क्रेडिटर है वो कैपिटल गुड्स के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन कैपिटल गुड्स का हमने खर्चा क्लेम नहीं किया। उस कैपिटल गुड्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो हम क्लेम कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कोई क्रेडिटर नहीं है। तो इसलिए ये जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है ये डिसअलाउ नहीं होगा। ठीक है सर। और कुछ सर सवाल आपसे कुछ एक दो और पूछ लिए जाए? सर आप चेक कैसे करोगे कि आपका जो वेंडर है वो MSME का है भी या नहीं है? तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उससे। सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट अगर उसने दे दिया, फर्जी सर्टिफिकेट बना के उसमें वैलिडिटी लिखी रहती है कि वैलिडिटी है कि नहीं। मैंने बोला तो कि जो सर्टिफिकेट उसने दिया है उसने फर्जी सर्टिफिकेट बना के दे दिया। हो उसने सकता है लेकिन कंप्यूटर से एडिट कर दिया, अपने से किसी और का सर्टिफिकेट का नाम लिख दिया, अपनी डिटेल लिख दिया, अब आपके पास आ गया है, अब आप सर बताइए कैसे चेक करेंगे? नहीं, व्यापारी लोग जो MSC में रजिस्ट्रेशन है वो अपना सर्टिफिकेट भेजते हैं, अगर मेरे को कोई डाउट होता है तो उनका जो नंबर है उनसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। कैसे सर, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके MSME के पोर्टल से। राइट।
जैसे जो जीएसटी का आपका चेकिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझा सर आपने। एक्चुअली तो जीएसटी के में दिमाग है। तो सर एमएसएमई का जो पोर्टल है, एमएसएमई पोर्टल में वेरीफाई योर एमएसएमई करके आप देखोगे तो एक लिंक आपको दिया गया है, वहां पे आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको बताएगा कि ये आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं है, जेन्युइन एमएसएमई है या नहीं, और एमएसएमई की किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है ये आपको वहां पे दिखाएगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन वेरीफाई। अब इसके अलावा सर दूसरा क्या तरीका हो सकता है? अब एजिंग कैसे निकालोगे सर आप, कि हमारी जो पार्टी है वो पार्टी के कब 45 डेज हो रहे हैं, कब 15 डेज हो रहे हैं, पेमेंट गई नहीं गई, ये एक एक बिल आपको निकालना तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। एक एक पार्टी का आप निकालेंगे फिर कैसे सर चेक करेंगे? कोई आप कुछ भी यूज करते हो? मेरी टीम से सुलभ गुप्ता जी ने ज्वाइन किया क्या, सीए सुलभ गुप्ता? हाँ जी सुलभ, सर, I'm right here. अगर आपने ज्वाइन कर लिया ओके परफेक्ट। जैसे कंप्यूटर में सेट किया हुआ रहता है कि ये बिल का इतना दिन हुआ, ये साइड में दिखाता रहता है इस बिल का इतना ड्यूज है, इतना वो दिन तो हो गए। वो तो एक बेसिक एजिंग आपको बता देगा, हाँ लेकिन आपको जब एजिंग जाननी चाहिए कि चलो इसका 45 दिन होने वाला है तो आपको 40 दिन में बता दे या 43 दिन में बता दे, जिससे आपको पता रहे, क्योंकि उसके बाद तो ब्याज देना पड़ जाएगा। तो इज देयर एनी मैकेनिज्म थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन एक्चुअली आई हैव टू क्लियर माई लायबिलिटी? मैं चेक इशू कर दूं, मैं पेमेंट करा दूं, मेरा ब्याज बच जाए, मैं पहले ही जो है बैंक से 13% पे, एनबीएफसी से 15% पे लोन लेके रखा हुआ हूँ वर्किंग कैपिटल के लिए, तो मेरा वो एक एक रुपया कैसे बचेगा? सर क्योंकि मैं कोर एमएसएमई भी सर देखता हूँ, और हर जी को हमने बताया था वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, जहाँ पे कि हम जो एमएसएमई क्लाइंटेल हैं, जो लोग सीजीएस टैक्स में जीएसटी में भी आपके साथ जुड़े होंगे या जो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपके क्लाइंट का बिजनेस टिप्स में कैसे उसे पता चल सकता है कि क्या उसके धंधे में चल रहा है। आप एज अ काउंसलर अपने क्लाइंट को क्या क्या चीजें सजेस्ट कर सकते हैं? क्लाइंट ने पूछा भाई साहब मेरे कितना सेल है, क्या परचेज है, कितना खर्चा डाला, बैंक कब तक का अपडेट है कि नहीं, बैंक में कितना पैसा है। अक्सर हम सवाल हमसे पूछा जाता है कि वो सर एक बार देख के बताना कितना बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, या कैश में वो कितना दिखा रहा है, मुझे कैश निकालना है कि नहीं निकालना। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, कितनी इन्वेंट्री दिख रही है, मुझे क्लोजिंग है, जैसे साल का भी क्लोजिंग मार्च चल रहा है तो मुझे और कुछ खरीदना है कि नहीं खरीदना है, कुछ कैश विड्रॉवल करना है क्या। तो ये सब चीजें बताने के लिए आपको रियल टाइम में तो या तो आपका अकाउंटेंट हो, या तो आपने अपने सिस्टम को इतना रोबस्ट कर रखा हो कि आपको पता हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ लॉयर कि मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कि मैं एक क्लिक करूं तो मेरे उस क्लाइंट की पर्टिकुलर सारी चीजें एक डैशबोर्ड बन के आ जाए, मेरे स्क्रीन में दिख जाए, और मैं क्लाइंट से बात करते करते बता सकूं कि भाई साहब इतना आपका सेल हुआ है, जीएसटी में इतना आपने फाइल किया, ये आपने परचेस किया, इतना इनपुट शॉर्ट हो रहा है, आपको इतनी टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है, इतना माल आपका पड़ा हुआ है, ये माल पिछले 1 साल से आपने बेचा ही नहीं, हाँ ये क्रेडिटर है, आपने पिछले 6 महीने से इसकी पेमेंट नहीं करी, ये डेटर जो है ये आपको पैसे नहीं दे रहा है। सो सुलभ जी हमारे साथ है, ये आईटी ही इज मेनली ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टुगेदर वी हैव क्रिएटेड वन टूल। आपको एक मैं छोटा सा व्यू भी अभी सुलभ जी आपको दिखाएंगे। तो हमने इस सेक्शन की कंप्लायंस के लिए 43BH इसकी कंप्लायंस के लिए हमने एक छोटा सा टूल बनाया है। ये टूल कोई चार्जेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, जो कि हमारे भाई बंधु यूज करते हैं, टैली स्पेसिफिकली जो लोग टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उन सब के लिए ये टूल है, आप सब इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम हमारे जो लोग हैं वो सब यही कहते हैं कि जितना नॉलेज शेयर किया जाए, जितनी चीजें आपस में बांटी जाएं उतना बेहतर होता है, उतनी चीजें और बढ़ती हैं। तो आई एम ट्रू बिलीवर कि जितनी अपनी चीजों को हम स्प्रेड कर सकें, लोगों के साथ शेयर कर सकें, उतना अच्छा होगा। तो जो सर अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अभी सर हर्ष जी आपको स्क्रीन में दिख रहा है एक डैशबोर्ड? जी सर दिख रहा है, डैशबोर्ड दिख रहा है 14K and 3.13M। राइट। तो ये सर क्या है कि हमारे एक क्लाइंट का जो टैली है, हमने टैली से इस टूल को कनेक्ट कर दिया है।
तो ये रियल टाइम में हमें बताता है कि ये जैसे बता रहा है कि करीब 3.13 मिलियन अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, और इस पे 14,000 रुपए का ब्याज भी लग रहा है, क्योंकि हमने बिल 45 दिन से ऊपर हो गया, हमने पेमेंट नहीं किया अभी तक। कुछ लोगों का 22 दिन में ड्यू हो रहे हैं, कुछ का 7 दिन का ड्यू हो रखा है। अब अगर मुझे ये चेक करना हो कि ये जो सम है 3.13 मिलियन ये किस पार्टी का, जैसे मैं अगर क्लिक करूंगा 3M इंडिया लिमिटेड, अगर इस पे क्लिक करूंगा तो इसका डेटा दिखाएगा कि इस पार्टी का कितना बैलेंस है, कब से ड्यू है, कितना प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे मैं दूसरी पार्टी है एरो इंडिया, अगर इस पे क्लिक करता हूं तो इस पार्टी का मुझे बताएगा। तो लाइकवाइज ये एक छोटा सा टूल है जो कि आपको स्क्रीन पे एक डैशबोर्ड दिखा रहा है, और ये रियल टाइम है। मतलब आपने टैली में एक एंट्री डाली और मैं यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा तो वो एंट्री रिफ्लेक्ट यहाँ कर जाएगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा रियल टाइम में। तो ये आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं, अपने लैपटॉप में रख सकते हैं। कोई क्लाइंट कभी भी पूछता है तो आप ये सिंगल क्लिक के साथ ये बेसिक डेटा उसको दिखा पाएंगे। ये तो सिर्फ एक 43 BH का। अब इसके साथ एक और हमने खास चीज क्या की कि अगर आपको लगता है कि इन पार्टीज का जो, जैसे आप देख रहे होंगे ये सप्लायर वाइज हमने आउटस्टैंडिंग डाल रखा। अब हम किसी पार्टी का जो अमाउंट है अपने अकाउंट्स टीम को बोलना चाहते हैं कि मैं एक क्लिक करूं और ये इनवॉइस की डिटेल मेरे अकाउंट्स टीम के पास चली जाए और वो इसकी पेमेंट कर दे, काइंड ऑफ अथोराइजेशन। तो हम एक क्लिक करेंगे और एक पहले से क्रिएटेड जो मेल है उस मेल में इस पार्टी का लेजर या इस पार्टी का बैलेंस आपकी अकाउंट्स टीम में चला जाएगा, और अकाउंट्स टीम को ये मेल चली जाएगी कि इसका ओवरड्यू होने वाला है, तो 45 डेज से पहले इसकी पेमेंट कर दो। वो पेमेंट कर देंगे। तो आप समझो छोटा सा टूल यूज करके आप कितना ज्यादा बड़ा कैश आउटफ्लो को बचा सकते हैं, जो कि इंटरेस्ट और पेनल्टी के रूप में जाने वाला है। इसमें सुलभ जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप 2 मिनट इस टूल के बारे में, क्योंकि आपने काफी मेहनत की है इस टूल में, तो आप बताएं हमारे जो ऑडियंस है इनमें कुछ और क्या चीजें खास हो सकती हैं। जी थैंक यू सर। आई थिंक दोनों ने साथ में मेहनत करी है। सो आइडिया वाज ऑफ कोर्स अनिरुद्ध जी यही ऑटोमेशन एंड एआई ढूंढते रहते हैं। आई एम द एग्जीक्यूशन साइड की जो भी ये आइडिया एक नई चीज सोचते हैं उसे एग्जीक्यूट हम करके देते हैं। सो अगर आप देखेंगे इन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, बट हर सप्लायर का आप इनवॉइस वाइज डिटेल भी इसमें देख पाएंगे। कौन सा इनवॉइस इसमें ड्यू होने वाला है, कौन सा इनवॉइस नंबर, प्लस आप फिल्टर कर सकते हैं कि कितने इनवॉइसेस आपके 43 डेज पे पहुंच गए हैं, 22 डेज पे पहुंचे हैं रिस्पेक्टिवली। आप ओवरड्यू डेज इसमें देख सकते हैं कि 20 दिन से ज्यादा है, 40 दिन से ज्यादा है, और एक पूरा डायनामिक है। ये चीज चेंज होती रहेगी एज सून एज आप इसके अंदर डिफरेंट फिल्टर्स पे क्लिक करते रहेंगे। और ये आपको पूरा ओवरसाइट दे रहा है अराउंड सारे सप्लायर्स जिनका अमाउंट ओवरड्यू चल रहा है। इसके साथ साथ एज एडवोकेट्स, एज टैक्स प्रैक्टिशनर्स आपको एक डिसअलाउड आइटम्स की भी समरी मिलती है। तो इसमें आप 31 मार्च 2025 का भी ये फिल्टर लगा हुआ है, और 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग कितने डिसअलाउड हो जाएंगे। हमने टेस्ट डेटा थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया था जिससे लाइव डेटा ना दिखे। उसके अकॉर्डिंग आपको दिखेगा कि 10 इनवॉइसेस डिसअलाउ होंगे जिनकी टोटल वैल्यू 2.72 मिलियन है। ये लैक्स में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और कॉरेस्पॉन्डिंगली किस सप्लायर का कितना स्प्लिट है, जैसे सबसे ज्यादा स्प्लिट हम देख रहे हैं 36% प्रणय केयर प्राइवेट लिमिटेड का है, 32% कारबोर्ड डनम यूनिवर्सल लिमिटेड का है। तो अकॉर्डिंगली हम इन सप्लायर्स से या तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सटेंशन की, जैसे अनिरुद्ध सर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको बता रहे थे, और या फिर इनका पेमेंट करके हम क्लोज कर सकते हैं कि हमें ये एक्सपेंस डिसअलाउड ना हो। अब आप समझो एक एमएसएमई जो ऑलरेडी अपना टैक्स बचाने के लिए कितनी मेहनत करता है, सारे चीजें हम उन्हें एडवाइस करते हैं, सब करते हैं, अगर उन्हें एक्स्ट्रा 2.72 मिलियन पे टैक्स देना पड़ जाए जो लॉ कहता है हमारा, तो उनके लिए कितना बड़ा लॉस होगा, समथिंग जो वो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सेकंड डैशबोर्ड हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कितने अमाउंट डिसअलाउड हो चुके हैं। एंड फाइनली जैसे सर ने एक्सप्लेन किया था, ये एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो है, अगेन आपके सिस्टम से लिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी अकाउंट्स टीम को, और जिसे जिसे भी आपको भेजना है, आपको सप्लायर्स को भेजना है, जिसे भी आपको भेजना है, उन्हें वो मेल जा सकता है जिसमें आपके सारे ओवरड्यू इनवॉइसेस होंगे जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे थे। जो भी 45 डेज से ओवरड्यू हो गए वो सारे के सारे इनवॉइसेस एक लिस्ट बन के, एक एक्सेल बन के आपके मेल पे चला जाएगा, और उस मेल पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा।
मैं आपको एक मेल खोल के और दिखा देता हूँ, जो लाइव मेल आएगी। और ये सर जो टूल क्रिएट किया गया है टीम के द्वारा, तो दिस इज जस्ट अ सैंपल फॉर दिस 43BH। दिस टूल कैन बी क्रिएटेड फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कि आपको बैंक के लिए, कैश के लिए, आपके डेटर एज वाइज निकल आएगी कौन कौन सी पार्टी का किस किस दिन कितना कितना ड्यूज है। एज इन्वेंट्री की एजिंग निकालने है, इन्वेंट्री की एजिंग भी आ जाएगा। डेट वाइज या ओवर द पीरियड क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कौन से खर्चे बुक हुए, कौन से खर्चे नहीं बुक हुए, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये टूल डिजाइन हो जाते हैं, इजी टू यूज है। या आपका पावर BI और एक्सेल वगैरह में यूज होता है। आप अपनी टीम को भी इनकरेज कर सकते हैं कि वो भी IT में कुछ सीखें, कुछ नई चीजें आपके लिए बना के दें। जो हमारे पास चीजें जो हमारी टीम ने क्रिएट किया है, सो दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब उसको भी यूज करें और अपनी टीम को भी और इनकरेज करें कि वो भी ऐसे टूल्स डेवलप करें, जिससे कि आपकी अपनी लाइफ और स्मूथ हो सके। आप अपनी जो प्रोडक्टिव चीजें हैं जहाँ पे आप वैल्यू एडिशन कर सके, आप वहाँ फोकस करें और बाकी चीजें ऑटोमेटेड तरीके से चले। मतलब आजकल दुनिया सर यही है कि मेहनत हमें करनी नहीं है, हमें कुछ सिस्टम ऐसे बनाना है जो कि हमारे लिए मेहनत करे, और हम अपनी मेहनत को वहां लगाएं जो ज्यादा इफेक्टिव है, जो ज्यादा हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सुलभ जी आप मेल, तो सर आप देख रहे होंगे ये मेल है जो वहां से हमने क्लिक किया, और ये हमारे अकाउंट्स टीम के पास मेल जा चुकी है। अब वो इस डिटेल को देख के और फिर पार्टी की पेमेंट्स कर देंगे। राइट, ये उसका वर्कफ्लो है मेल का, जो आपके सिस्टम में ही सेट करेगा। ऐसा भी नहीं है कि इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आप क्लाउड पे शेयर कर रहे हैं, तो आपका पूरा सिस्टम आपके कंप्यूटर पे आपके कंट्रोल में है। आपका डेटा भी कहीं किसी थर्ड पार्टी को लीक नहीं हो रहा है, सब कुछ आपके सिस्टम के थ्रू ही चल रहा है। आई थिंक कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वी कैन आंसर देम अनिरुद्ध जी। सो आई थिंक सुमन जी, आपका कोई क्वेश्चन है? टीम को आप डिसेबल कर सकते हैं अब। सर मेरा एक हेलो। हाँ सर हाँ जी, बताएं। बताइए। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, कोई मतलब कानून ठीक है जो लॉ बना हुआ है, मैं इसमें जैसे जो हम MSME का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं उसमें 24-25 की टर्नओवर लिखी आ रही है कैटेगरी वाइज, तो 24-25 तो अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो उसमें टर्नओवर कैसे आ रही है? सर जो MSME का पोर्टल है वो आपको लिंक है GST से। जी सर। तो GST और इनकम टैक्स से लिंक है। जैसे इनकम टैक्स में आप WDV वैल्यूज अपनी देते हैं, प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट इन सबकी, लाइक वाइज GST आपका रेगुलर आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो जो लेटेस्ट पोजीशन है वो GST से और इनकम टैक्स से वो उठाता रहता है। अच्छा, उससे कैटेगरी वाइज कर देता है उसको। सर हर साल अपडेट हो जाता है ये सर्टिफिकेट, लेटेस्ट डेटा ले रहा है। तभी तो सर अब कानून के हाथ बहुत लंबे हो चुके हैं, आपके जी। दिल के तक पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कई बार आप जो अपने हृदय में सोच रहे होते हैं, मन में सोच रहे होते हैं, वो आपके मोबाइल में स्क्रॉल आप करेंगे तो वही चीजें फिर सामने दिखने लगती हैं। सो दिस इज द टाइम ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपके मन की बात को भी सुन लेता है। तो जी अब सर वो चीजें नहीं कि कोई चीजें छुप के हो सकती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, क्योंकि अब प्राइवेसी नाम की अब चीज तो रही नहीं, सब कुछ दुनिया के सामने ही है। सो माई हम्बल सबमिशन टू ऑल ऑफ यू, बी वेरी डिलीजेंट। आप अपने कंप्लायंस के लिए, अपने क्लाइंट के लिए बहुत डिलीजेंट रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें, कि जो भी पेपर आप साइन कर रहे हैं, जो आप एडवाइस दे रहे हैं, वो फुल प्रूफ एडवाइस हो, जितना आप क्लाइंट को बेनिफिट दे सकें। बहुत अच्छी बात है, क्लाइंट को इनकरेज करें कि वो जो लॉ के कंप्लायंसेस हैं उनको फुलफिल करें। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि जी कंप्लायंस की सर आप इतनी फीस लेते हो, तो आप उन्हें बोलो कि सर एक बार नॉन कंप्लायंस करके देख लो, क्या फीस आपने पे करनी पड़ जाएगी। तब आपको समझ में आएगा कि कंप्लायंस तो हम कुछ ले ही नहीं रहे। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। ये टूल सुलभ जी जो है आप सबको प्रोवाइड करवा देंगे। आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID, सुलभ जी कुछ लिंक वगैरह कुछ आप दे सकते हैं जिसपे सब लोग अपना भेज दें। सुलभ जी चैट बॉक्स में अपना आप मोबाइल नंबर, अपना ईमेल ID इसमें आप शेयर कर दीजिए। मैं चैट पे एक फॉर्म का लिंक डाल रहा हूँ अभी, यही वाली चैट जो जूम लिंक की चैट है। नहीं सर, अपना नाम है फॉर्म सर अपने नाम के साथ वो भी डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर अपना। हाँ जी, हाँ जी, वो भी डाल देता हूँ। ठीक है, मान लो किसी समझ में ना आए तो आपको कॉल करके बात तो कर ले वो। जी जी बिल्कुल सर। मैं सर लड़के को बोल के सर से बात करवा के ले लूंगा। बिल्कुल नंबर सर। दे दीजिए।
और किसी की कोई और क्वेरी? हर्ष जी जी आपके लिए तो बहुत जरूरी है सर। मेरी क्वेरी है, इतना बड़ा आपका व्यापार है कलकत्ता में। सर मेरी क्वेरी है कि क्या ये मार्क के साथ भी कॉम्पेटेबल है? इसके हाँ साथ जी, से ये मैक के साथ भी कंपेटेबल है। अगर आपके पास पावर बीआई है जी, राइट, तो ये मैक के साथ भी चल जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल सर? सर एक तो जीएसटी का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? नहीं सर, जीएसटी का सवाल मैं जवाब सर दूंगा नहीं। अच्छा ठीक है सर मुझे पैसे मिले थे बस एमएसएमई के लिए ही। सर तो पैसे देते नहीं है, हर संकल पैसे देते नहीं है। वो तो ज्ञान दिलवा रहे, आज उन्हीं के कारण मैं फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंच चुका हूँ, हर संकल के कारण। ये हर्ष जी की मैं बोलूंगा उदारता है, और इतने लगन से मैं हर्ष जी से एक प्रोग्राम में ही मिला था, तब से हम लोग जुड़े हैं और रेगुलर हम लोगों की बातचीत होती रहती है। तो जिस लगन के साथ, जिस ऊर्जा के साथ सर आप लगे हुए हैं, हैट्स ऑफ टू यू। और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपको और अच्छी बुलंदियों पे पहुंचाए और अच्छा आप यही काम करते रहे। अजय जी मैं लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे तो ऐसे ही करते रहे। बिल्कुल सर, अजय जी मैं इसलिए अवॉइड करूंगा उसका, क्योंकि वो एक्सपर्टीज मेरी नहीं है। आपको कोई सवाल हो, उसमें कुछ प्लस माइनस हो जाएगा तो आप मुझे लिख के भेज दें। मेरी जो नहीं टीम सिंपल सही है बस, बताओ सर। बेसी सरदर्दी वाला क्वेश्चन नहीं है। बताओ सर, बताओ बताओ। मेरा कहने का मतलब है जीएसटी में मैन्युफैक्चरिंग का क्या इफेक्ट है, बस। जीएसटी में मैन्युफैक्चरिंग का क्या इफेक्ट? जीएसटी में तो सर मैन्युफैक्चरिंग तो एक प्रोसेस है, जितने प्रोसेस आप वैल्यू एडिशन करते जाएंगे तो आपका क्या कहते हैं, आपकी कॉस्टिंग ऐड होगी, उतना इनपुट आपका ऐड होता जाएगा, और जो आपका नहीं आउटपुट। मेरा क्वेश्चन नहीं था, ठीक ही, लेकिन उसमें क्या है कि अब जैसे 5, 12, 18, 18 मिक्स होके 12 की प्रोडक्ट बन रही है, जिसको सरकार इन्वेंट्री ड्यूटी बोलती है। इस इन्वेंट्री ड्यूटी को खत्म करने के लिए सरकार प्लान कर रही है कि इन्वेंट्री ड्यूटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं इनको लेना पड़ रहा है, कहीं देना पड़ रहा है, देना बेसी पड़ रहा है और लेना कम पड़ रहा है, इससे सरकार परेशान है। अजय जी आपकी सारी प्रैक्टिकल समस्याएं आप लेके आए हैं आज। हाँ तो मैं इसीलिए तो सोमवार को जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पूरा 16 पन्ना का प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने, वो लेके जाके वहाँ मिनिस्ट्री में समझाऊंगा कि इन्वेंट्री ड्यूटी खत्म हो जाएगी एकदम। रिप्रेजेंटेशन सर बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेड प्रैक्टिस बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, एक क्लैरिटी देना जरूरी है। कुछ चीजें अननेसेसरी चल रही हैं, वो भी गवर्नमेंट को सर वही होता है ना कि जब आप बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, हाँ है ना। तो सर एक बार आप प्रेजेंट करें, और वो एक बार जो आपने बनाया हुआ वो मुझे भी सर आप एक बार जरूर आपको भेज देता हूँ। आई विल डिस्कस विद माय टीम एज वेल। ठीक है सर। और किसी का कोई और सवाल एमएसएमई में? सर हमें तो एमएसएमई के बारे में सिर पर से ही निकल गया सब कुछ। ऐसे कैसे मैडम? लेकिन मेरे को समझ में आ गया व्यापारी होने के नाते कि जो स्मॉल से अगर मीडियम में गया तो और डेट की बेनिफिट मिल जाएगी मेरे को। मैडम सर का नंबर नोट कर लीजिए, कोई चीज समझ में ना आई हो आपको तो सर जी से जी आप फोन पे बात कर लीजिएगा। नहीं, मैं एमएसएमई के बारे में पढ़ूंगी भी, अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं कभी। इसीलिए आपको हमारे कोई क्लाइंट एमएसएमई के नहीं है। मैडम सबसे पहले काम करिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए एमएसएमई में, अपने आप को करा लो। चैट में डाल दीजिए अपना नंबर अमृत जी। यस सर, मैंने चैट बॉक्स में अपना भी नंबर दे दिया है। किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, फर्दर कोई क्लाइंट का कुछ इश्यू आता है, एक लिटिगेशन का मैं बस 2 मिनट और आपके लूंगा सर। एमएसएमई समाधान करके एक पोर्टल है, जहाँ की जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज समटाइम्स वी डू नॉट फील सो मच कंफर्टेबल टू visit the court or some of the legal forums to pursue our case। वहां पे हमें जरूरत होती है आप जैसे भाई बंधुओं की। तो अगर आप इस एरिया को देख रहे हैं और कोई क्लाइंट आपका है, या हम भी आपको रेफर कर सकते हैं जहां पे लिटिगेशन हो, चाहे वो ये 15 डेज की कंडीशन हो या किसी और वजह से उसका पेमेंट डिले है और वो परस्यू कर रहा है, एमएसएमई समाधान पोर्टल के थ्रू आप उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। और जो एमएसएमई फोरम होगा वो फिर इनिशिएट करेगा, लीगल नोटिसेस भेजेगा आपको रिप्लाई करवाने के लिए, लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाने के लिए आप अपने क्लाइंट को सपोर्ट कर सकते हैं।
मैं भी इसमें डील करता हूँ। आपको मेरा सपोर्ट जहाँ पे चाहिए होगा, आप मुझे एक मेल लिख देना। आई विल ट्राई टू गिव यू वट एवर मटेरियल और सोल्यूशन आई वुड बी हैविंग, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सो दिस वुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर करियर इन एमएसएमई एज वेल, क्योंकि आने वाले समय में तो देखो एमएसएमई और बढ़नी ही है। 6 करोड़ यूनिट्स हो चुकी हैं, 6,000 करोड़, अब उससे कम तो होनी नहीं है और ज़्यादा ही होंगी। तो आई बिलीव कि ये भी एक अच्छा एरिया है आपके काम करने का। सो इफ एनीबडी वांट टू वर्क ऑन दिस, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस सेक्टर। सर मैंने देखिए सितंबर 23 से कराया हुआ है सर रजिस्ट्रेशन अपना जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यस यस यस। लीगल उसमें एंटिटी में सर ये देखो, ये दर्शाता है कि सिर्फ सेशन लेना और सिर्फ ज्ञान लेने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, अब इसका नंबर जो है हर बिल पे डालता हूँ, जो फीस के बिल इशू करता हूँ व्यापारियों को। जी। हर बिल पे व्यापारी के पे ये अपना मेरे इसकी स्टैंप लगा के भेजता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया है सर। और जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं करवाया हो, रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और अपने बिल में लिखें कि वी आर रजिस्टर्ड अंडर द एमएसएमईडी एक्ट दिस वाइड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। ये बस इतना आप लाइन लिख दो, आपके काम हो जाना है। सर आप दिल्ली में है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष जी, थैंक यू अजय जी, संजय जी, थैंक यू सो मच, नवदीप जी, थैंक यू सो मच। आपका कलकत्ता में कोई काम पड़े तो बोल दीजिएगा। कहाँ सर? कलकत्ता में कोई काम पड़े, सीए एडवोकेट चाहिएगा तो मैं दे दूंगा आपको। अच्छा जरूर सर, जरूर। आप मुझे सर। मैंने नंबर भेजा है, मुझे आप मैसेज में भेज दीजिएगा। मैं तो सर हाँ। कलकत्ता का भी रहता हूँ, हाँ तो विल डेफिनेटली कैच अप सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आज शिवमंगल सिंह चौहान साहब हैं? संजय भटनागर भाई, आज मेरे जिम्मेदारी फिर आप भी सौंपो। आज मेरे ख्याल से वो भी नहीं है, देवेंद्र वाधवा भी नहीं है शायद। आज पृथ्वी सिंह भी नहीं है। आज पृथ्वी सिंह भी नहीं आया आज। तो आज की जिम्मेदारी आपके सिर में है संजय भाई। जी। आज का वोटर थैंक्स आप करवा दीजिए, रोज उसके बाद राष्ट्रगान। जी, थैंक यू सर। सबसे पहले अनुरुद्ध सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक था जो कि हम लोगों से रिलेटेड तो था, बात हम लोग उसको टच नहीं कर पा रही थी। आपने उसको बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया। इसके लिए मैं आपको उपकास उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन, छतरपुर एवं हमारी तीसरी जो एसोसिएशन, तीनों तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा हमारे बीच आते रहें और हम लोगों का ज्ञान वर्धन करते रहें। हम सब लोग आपसे सीखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सर देखिए आपकी एक्सपर्टाइज है। हम लोग नॉर्मली जीएसटीएस में रहता हूँ जी, इंटरकनेक्टेड, जैसे आज आप कह रहे हो एमएसएमई आ गया, हर पोर्टल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड जब हो चुका है तो कभी ना कभी किसी न किसी की समस्याएं कहीं ना कहीं आती हैं, तो नॉलेज रहेगी। 43 BH पे पिछले 2-3 सालों से इतना वो है, और जब हमसे क्लाइंट्स पूछते हैं तो जितनी हमें लिमिटेड नॉलेज है एक्ट के बारे में उतने बता रहा है आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली। और सबसे बड़ा आपने बहुत अच्छा क्लियर किया कि जो ट्रेडर्स और उसके लिए हम लोग नॉर्मल दे देते थे, आज आपने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी तीनों समस्त एसोसिएशन की तरफ से। और हम आपसे आशा करते हैं आप भविष्य में हमेशा आते रहे हमारे बीच। और मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलद तिरंगा, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सर बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, वंडरफुल, वेरी नॉलेजेबल टॉपिक सर। खासतौर से जो एआई का आपने बता दिया सर, ये तो बहुत बढ़िया चीज है सर। एक बार यदि एआई पे कोई क्लास आप ले सके हम लोगों की कि हाउ टू यूज एआई इन हमारे जीएसटी या लिटिगेशंस में, उसके ऊपर मैं कभी चाहूंगा एक अपना डेलीविजन तैयार करके दें सर। आपकी कोई टीम हो। डेफिनेटली सर, रख सकते हैं। हमारे साथ सुलभ जी हैं, ये बिल्कुल आईटी के हमारे एक्सपर्ट हैं। हम लोग भी एज ए प्रोफेशनल काफी एआई का यूज